ये लड़का पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। भले ही एक सेकंड में वो दुनिया की टॉप एकेडमी में एडमिशन के लिए फाइट करने वाला है। सच तो ये है कि वो बोर हो रहा है, जबकि उसका अपोनेंट एक फेमस फैमिली की टॉप जीनियस है और टीचर्स को पूरा यकीन है कि वो इसे भी बाकी सबकी तरह कुचल देगी। सोयोन अपनी पूरी ताकत के साथ फोकस्ड है और पहले अटैक करने के लिए झपटती है। उसके मूवमेंट्स एकदम फ्लॉलेस हैं और उसका स्ट्राइक भी बिल्कुल सही जगह पर है। पर हमारे लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे ऐसे डॉज करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और पलक झपकते ही वो जमीन पर गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि सारे टीचर्स शॉक्ड रह जाते हैं। हमारा लड़का बिना पसीना बहाए जीत जाता है और उसे बस एक ही बात जाननी है कि यहाँ सब इतने कमजोर क्यों हैं। वो इस बात का पता लगाएगा। असल में 300 साल पहले किम जू ह्यूक दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी था। वो इतना पावरफुल था कि कॉन्स्टलेशन भी उसके चेले बनने के लिए लाइन लगा लेते थे। उसने अकेले ही टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्लियर किया और फाइनल बॉस को मारकर दुनिया को बचा लिया। लेकिन टावर गिर गया और उसकी जान भी चली गई और अगले ही पल वो 300 साल फ्यूचर में जागता है। वो इस दूसरे चांद से खुश था, भले ही उसका नया शरीर कमजोर और काफी छोटा था। मार्शल गॉड के तौर पर उसकी स्किल्स और यादें अब भी उसके पास थीं। इसलिए उसने सोचा कि इस बार वो बस आराम करेगा। पर उसका ये प्लान तब फेल हो गया जब एक सिस्टम स्क्रीन सामने आई और उसे वार्निंग दी कि 5 साल में टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर से खड़ा हो जाएगा। उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि जब मौका था तब उसने बार्ज को लावा में क्यों नहीं फेंका। अब हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है और फिर से एक रीमैच होने वाला है। उसने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार वो टावर को पूरी तरह खत्म कर देगा ताकि कुछ भी न बचे। तभी एक और मैसेज आया जिसमें उसे वालहल्ला के अंदर तीसरी मंजिल पर राइट साइड के 5वें कमरे से अपने वेपन्स और यादें वापस लाने को कहा गया। उसे वेपन्स की इंपॉर्टेंस तो पता थी, पर यादों की बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसका पहला मकसद क्लियर था, उसे वालहल्ला ढूंढना था। चौथे दिन वालहल्ला में टॉप 10 कंपटीशन शुरू होता है और एक अनाउंसमेंट के जरिए पार्टिसिपेंट्स को एरिना में बुलाया जाता है। ये सुनकर किम सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। आखिर में वो अपने अपोनेंट का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। ली ने देखा कि इवेंट में बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है क्योंकि 5 बड़ी फैमिलीज की किस्मत इस वक्त एक साथ जुड़ने वाली है। हालांकि सबका ध्यान एक उभरते हुए सितारे ओह से ह्यूक पर है, जो ओह सून फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। उनका अपोनेंट से ह्यूक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उस बड़े लड़के को याद आता है कि ये वही फाइटर है जिसने पहले दिन सोयोन को हराया था। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। अगर वो जीत गया तो उसका नाम और इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ से ह्यूक उसे कहता है कि वो उसे कुचल देगा और इसी के साथ मैच शुरू हो जाता है। से ह्यूक के पास भले ही पढ़ाई, स्ट्रैटेजी या मार्शल आर्ट्स की स्किल्स न हो, लेकिन उसके पास एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है जिसका कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी खास ट्रेनिंग और मैना के भी उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे वो ऐसे काम कर लेता है जो बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाते। वो एक ऐसी जबरदस्त बॉडी के साथ पैदा हुआ है जिसे मेंटेन करने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो उसे कॉम्बैट में एक नेचुरल जीनियस बनाता है। फाइट की शुरुआत बड़ी बेइज्जती के साथ होती है जब किम कैजुअली अपने अपोनेंट को मिडिल फिंगर दिखाता है, जिससे वो बड़ा लड़का गुस्से से पागल हो जाता है। ह्यूक आगे झपटता है और किम भले ही उसकी फिजिकल पावर की तारीफ करता है, पर वो ये भी जानता है कि सिर्फ बॉडी बनाने से कोई लड़ना नहीं सीख जाता। जैसे ही एक जोरदार पंच आता है, किम बस अपना सिर थोड़ा सा हटाकर उसे डॉज कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो लड़का हवा में मुक्का मार रहा हो। वो तुरंत ही उस मिस का फायदा उठाकर एक लो किक मारता है, जिससे से ह्यूक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। इससे पहले कि उस लड़के को समझ आए कि वो गिर रहा है, किम एक जोरदार पाम स्ट्राइक मारता है जो उसे धूल चटा देती है। किम उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसका ये नया टीनेज शरीर उसकी पुरानी गॉड लेवल की पावर्स के मुकाबले काफी पीछे है। फिर भी उसे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसके दिमाग में इतने चीट कोड्स हैं कि वो कमजोर मसल्स की कमी पूरी कर देगा और वो हंटर रैंकिंग में फिर से टॉप पर जाने के लिए तैयार है। पूरा एरिना एकदम पागल हो जाता है। वोटर्स एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं ये समझने के लिए कि कैसे एक मामूली से लड़के ने इतने बड़े खिलाड़ी को हरा दिया। इसी बीच ओह सुन फैमिली के हेड फर्स्ट किंग ओह चुलशिन स्टैंड से अपने बेटे की बेइज्जती देख रहे हैं और अपना आपा खो रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि सेह्यूक, जिसे खास तौर पर इतनी पावर के लिए तैयार किया गया था, वो एक बेसिक अटैक तक को डॉज क्यों नहीं कर पाया। सेह्यूक का पिता जानता है कि उसने कंट्रोल खो दिया और मैच पलटने की एक लापरवाह कोशिश में उसने मैजिक का इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि फाइट तुरंत खत्म हो जाएगी। उसने अपना वजन शिफ्ट किया। उसे यकीन था कि किम अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सेह्यूक ने मूव किया, हमारे लड़के ने पहले ही काउंटर अटैक प्लान कर लिया था। उसकी आगे की सोचने और स्ट्रैटेजी बनाने की एबिलिटी कमाल की है, जो उसे सबसे अलग बनाती है। चुलशिन, जो अब उसके पोटेंशियल को पूरी तरह समझ चुका है, वो एक बड़ा ऐलान करता है कि वो किम को किसी भी कीमत पर ओसुन फैमिली में लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ भीड़ आरेन चोई के लिए पागल हो रही है,
पर किम को ये सब बड़ा अजीब लगता है कि सब एक 17 साल की लड़की के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। जब वो आखिरकार चोई फैमिली की दूसरी बेटी के साथ रिंग में उतरता है तो वो मैच को अपने सिग्नेचर चिल मोड में शुरू करता है। वो तुरंत समझ जाता है कि आर्यन वेटिंग गेम खेल रही है और उम्मीद कर रही है कि पहला मूव किम ले। इस स्टैंड ऑफ से थोड़ा बोर होकर किम उसकी तरफ बढ़ने का फैसला करता है। उसे करीब आता देख आर्यन अपनी तलवार निकालती है जिसमें चोई फैमिली की लेजेंडरी लाइटनिंग पावर कड़क रही है। ऑडियंस एकदम पागल हो जाती है, ये देखकर हैरान कि एक टीनेजर ने इतनी हाई लेवल टेक्निक पर मास्टरी कर ली है। आर्यन बिजली की रफ्तार से हमला करती है, पर जब तक उसकी तलवार हवा को चीरती किम वहां से गायब हो चुका था। वो बड़े आराम से उसके बगल में खड़ा हो जाता है और उसे चिढ़ाता है कि उसने बस अपनी नजरों से ही बता दिया था कि वो कहाँ अटैक करने वाली है। वो एक हल्का सा पंच मारता है जिससे वो फिसलती हुई एरिना की दूसरी तरफ चली जाती है, भले ही उसने अपनी तलवार से इसे ब्लॉक कर लिया था। सच में थोड़ा इम्प्रेस्ड है कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि उसने इसे ब्लॉक किया, पर आर्यन अब कौंप रही है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका पाला एक असली मॉन्स्टर से पड़ा है। इससे पहले कि वो अपना अगला मूव सोच पाए किम उसकी तलवार पर सीधा एक 1 इंच पंच मारता है जिसकी ताकत उसे धूल में मिला देती है। जब वो उसके ऊपर खड़ा होता है तो उसे उसका स्वॉर्ड स्टाइल थोड़ा जाना पहचाना लगता है, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि इस जीत के साथ उसने रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट पक्का कर लिया है। जाहिर है तुरंत ही मीडिया का तमाशा शुरू हो जाता है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, एक इंटरव्यू या बस एक स्टेटमेंट लेने के लिए बेताब। वो सच में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, उसे टॉप टियर स्टेटस और लग्जरी लाइफ ऑफर कर रहे हैं अगर वो उनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले। किम को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ये सारा सवाल जवाब का सेशन बहुत एनोइंग लगता है। जैसे ही किम प्रेस पर भड़कता है सोशल मीडिया पर उसके इस बर्ताव और उसके घमंडी होने की बातें शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो नंबर 1 बन गया है। इसी बीच टॉप 10 मेंबर्स का वालहल्ला में ऑफिशियली स्वागत किया जाता है, पर उस लड़के को ये सारा प्रोसेस बहुत डर लगता है। उसे याद आता है कि स्क्रीन ने उसे तीसरी मंजिल के रूम 5 से अपने वेपन्स और यादें लाने को कहा था। उसे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं दिखती, बस अंदर जाओ और वापस आ जाओ। इसी के साथ एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होती है और स्टूडेंट्स को एक वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन रूम में ले जाया जाता है। उनके इंस्ट्रक्टर ली गून, जो चोई गिल्ड के फॉर्मर हेड थे, क्लास के सेटअप को बड़ी कंफ्यूजन के साथ देखते हैं। फ्रंट रो में 5 बड़ी फैमिलीज के 3 जीनियस बैठे हैं। यूशिन फैमिली से सोयोन, चोन फैमिली से आर्यन और ओसुन फैमिली से सेह्युक। रैंडम सिलेक्शन के दावों के बावजूद इंस्ट्रक्टर को यह बात सस्पिशियस लगती है कि इतने सारे टॉप टैलेंट्स एक साथ कैसे आ गए और किम इस क्लास में क्यों है। उसे आगे मुसीबत दिख रही है और उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी ही अपनी अथॉरिटी दिखानी होगी। खुद को क्लास इंस्ट्रक्टर बताते हुए वो अचानक एक बटन दबाता है और सब कुछ अफरा तफरी में बदल जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो खुद को एक खुले आंगन में पाते हैं। इंस्ट्रक्टर से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है ताकि पास के मॉन्स्टर्स उन्हें न देख सकें। जब सब उस मॉन्स्टर वाले माहौल को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब इंस्ट्रक्टर किम से पूछता है कि क्या वो उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले संभाल सकता है। वो हाँ कहता है, पर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि उसका ये कॉन्फिडेंस उसका घमंड है। वो जानता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मॉन्स्टर्स के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और हकीकत में उनका कभी सामना नहीं किया। ये सोचते हुए कि इस लड़के का ईगो डगमगा जाएगा, वो उसे कहता है कि दिखावा करना बंद करो और मान लो कि तुम ये नहीं कर सकते ताकि हम आगे बढ़ सकें। पर पीछे हटने के बजाय किम मुस्कुराता है। इंस्ट्रक्टर चिढ़कर पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। हमारा लड़का अब थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए सवाल करता है कि वो ये सब पहले ही दिन क्यों कर रहे हैं और उसे शक होता है कि इसमें जरूर कोई रिवॉर्ड शामिल होगा। वो पूछता है कि उसे इस चैलेंज से क्या मिलेगा। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराता है और एक डील ऑफर करता है। अगर वो मॉन्स्टर से लड़ता है तो बदले में वो किम की कोई भी एक बात मान लेगा। ऑफर पर विचार करने के बाद वो मान जाता है। इंस्ट्रक्टर, जिसे बात समझ नहीं आ रही थी, एक ताना मारता है कि बच्चे को नहीं पता कि इस सिमुलेशन के मॉन्स्टर्स सच में कितने डेंजरस हैं। किम उसके एटीट्यूड को इग्नोर करता है और पूछता है कि उसका गियर कहाँ है। वो सोच रहा था कि क्या ये बंदा चाहता है कि वो मॉन्स्टर से खाली हाथ लड़े। जब उसे आखिरकार एक तलवार मिल जाती है तो किम बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बाहर निकलता है। सब उसे गौर से देख रहे होते हैं। जैसे ही वो तलवार निकालता है मॉन्स्टर्स की तरफ झपटता है और बस एक क्लीन फुल स्विंग के साथ उन सबको बुरी तरह ढेर कर देता है। जैसे जैसे वो एक के बाद एक कई वेव्स को खत्म करता है उसे याद आता है कि तलवार पकड़े उसे 3 साल हो गए हैं, फिर भी ये उसके हाथों में बिल्कुल नेचुरल लगती है। उस वक्त के दौरान मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। लोगों को जो भी हथियार मिला उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि तलवार एक भरोसेमंद हथियार बनी रही। ख्यालों में खोए हुए उसे अचानक अपने पीछे एक मॉन्स्टर का एहसास होता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुरंत मार देता है। बैटल को देखते हुए इंस्ट्रक्टर हैरान है कि कैसे एक ऑर्डिनरी तलवार जिसमें कोई मैजिकल पावर्स नहीं है किम को इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को काटने दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तलवार उन्हें सोख रही हो। इसी बीच टॉप 5 फैमिलीज के 3 एलीट स्टूडेंट्स भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं और काफी इंप्रेस्ड हैं। किम मॉन्स्टर्स को खत्म करके इंस्ट्रक्टर के पास आता है और उसे उनकी डील याद दिलाता है। अब क्लास खत्म होने पर
इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये उनका पहला सेशन था और सुझाव देता है कि स्टूडेंट्स रेस्ट करने के लिए अपने डॉर्म्स में चले जाएं। हालांकि हमारे लड़के को ये लेसन बहुत लंबा लगता है और वो बस अपनी चीजें लेकर वहां से निकलना चाहता है। उसका इरादा कभी स्टूडेंट बनने का नहीं था और उसे फॉर्मल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बोरियत के बावजूद उसे कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली, खास तौर पर कॉन्स्टलेशंस के बारे में। दुनिया में कॉन्स्टलेशन सिर्फ तारे नहीं हैं, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने महान शक्ति हासिल की और देवता बन गए। कई हंटर से जुड़े हुए हैं जो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की तरह काम करते हैं और स्पेशल एबिलिटीज देते हैं। कोरिया में इनका बहुत महत्व है। वालहल्ला दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकेडमी है। यहाँ कॉन्स्टलेशन से जुड़ी कई पुरानी चीजें हैं। किम को स्वॉर्ड्समैनशिप या मॉन्स्टर हंटिंग में कोई वैल्यू नहीं दिखती और उसका मानना है कि उसका वक्त मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में बेहतर बीतेगा क्योंकि उसका शरीर कमजोर है। जब वो ये सब सोच रहा होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ने पर उसे अपने पीछे आर्यन खड़ी मिलती है। टीचर्स के ऑफिस में वालहल्ला के हाईएस्ट रैंकिंग इंस्ट्रक्टर लीसान किम के बारे में इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हैं। उन्हें यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि एक मामूली हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसे कारनामे कर सकता है। इंस्ट्रक्टर फिर रिवील करता है कि उसने कॉम्बैट सिमुलेशन में 120 वर्चुअल मॉन्स्टर्स सेट किए थे, ये सोचकर कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर भी किम ने उन सबको हरा दिया, भले ही उसने पहले कभी असली मॉन्स्टर्स से लड़ाई न की हो। उनकी चर्चा अब किम के बैकग्राउंड की तरफ मुड़ जाती है। ली सान ने नोट किया कि उसमें कोई खास क्वालिटीज नहीं दिखती जो उसकी एबिलिटीज को और भी ज्यादा अजीब बना देता है। जब इंस्ट्रक्टर उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो ली सान बताते हैं कि वो एक डेंजरस इलाके से आया एक अनाथ लड़का है। इंस्ट्रक्टर अंदाजा लगाता है कि शायद वो एक धोखेबाज हो, पर लीसान इस बात को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पूरी जांच की है और धोखे का कोई सबूत नहीं मिला। वो ये भी सवाल करते हैं कि कोई धोखेबाज वालहल्ला में घुसने की कोशिश क्यों करेगा और एंट्रेंस सेरेमनी में सबका ध्यान क्यों खींचेगा। लीसान फिर किम की कॉन्स्टलेशन रूम में जाने की इच्छा की बात छेड़ते हैं, जिसकी इंस्ट्रक्टर पुष्टि करता है। वो लड़का पहले सेमेस्टर के बाद वहां घुसने का इरादा रखता है। इसके लिए ली सान ने हेडमास्टर से किम के लिए फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट तक पहुंचने की परमिशन मांगी है और उसकी जिम्मेदारी ली है। इंस्ट्रक्टर इस कोशिश की तारीफ करता है पर ऊपरी मंजिलों पर लगी पाबंदियों को लेकर चिंता जताता है। हालांकि ली सान उसे भरोसा दिलाते हैं कि अगर वो तेजी से काम करे तो पहली मंजिल तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर को आगे आने वाले चैलेंजेस की चिंता है, खासकर उसकी क्लास में टॉप फैमिलीज के 3 एलीट स्टूडेंट्स की मौजूदगी की वजह से। ली सान उसकी चिंता कम करने के लिए दूसरी क्लास में वेंट्रिक फैमिली के एक एक्सचेंज स्टूडेंट का जिक्र करते हैं। तो इंस्ट्रक्टर सुनता है कि रॉकडेल वेंट्रिक, जिसे ब्रिटिश अकेडमी से उसके बुरे बर्ताव के लिए निकाल दिया गया था, अब यहाँ एनरोल हुआ है, तो उसे राहत महसूस होती है कि उसकी सिचुएशन सबसे खराब नहीं है। इसी बीच जैसे ही किम ये देखने के लिए मुड़ता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है, उसका सामना चोई फैमिली की बेटी रिन से होता है। वो एक रिक्वेस्ट के साथ उसके पास आती है। वो चाहती है कि किम उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाए। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है, रिन फिर से जिद करती है और उससे तलवारबाजी सिखाने को कहती है। साफ मना कर देता है और जब वो वजह पूछती है तो वो कड़ाई से सवाल करता है कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है। परेशान होकर वो साफ कर देता है कि उसका उसे सिखाने का कोई इरादा नहीं है और वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लास में बैठे हुए किम मैजिक के साथ अपने स्ट्रगल्स और मैना को कंट्रोल न कर पाने की अपनी मजबूरी के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए इस चैलेंज को पार करना बहुत जरूरी है। ख्यालों में खोए हुए वो तब डिस्टर्ब होता है जब रॉकडेल वेंट्रिक अपनी अटेंडेंट यूरिया डेफलिक्स के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा लड़का उनकी पहचान पूछता है और रॉकडेल उसकी नादानी पर हैरान होकर खुद को इन्फ्लुएंशियल वेंट्रिक फैमिली के मेंबर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। वो सीधे किम से पूछता है कि क्या उसे पावर चाहिए। ज्यादातर फैमिलीज में ब्रांच वाली पीढ़ियों को मेन फैमिली के मुकाबले इन्फ्लुएंस हासिल करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वेंट्रिक फैमिली अलग है। उनके पास बीक मास्क है जो उनका गार्जियन कॉन्स्टलेशन है, जो उन्हें यूनिक फायदे देता है। दूसरी एलीट फैमिलीज के उलट जो प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टलेशन गार्जियंस पर डिपेंड रहती हैं, वेंट्रिक फैमिली ने एक अलग अप्रोच अपनाई और आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिससे उन्हें बिना किसी विवाद के मेंबर्स चुनने की परमिशन मिल गई। इस फैसले ने यूरोप में उनके दबदबे को और मजबूत कर दिया और उनके ब्रांच मेंबर्स को भी मेन फैमिली के बराबर पावर मिल गई। रॉकडेल, जिसे अपनी फैमिली के स्टेटस पर बहुत घमंड है, उसे पहले परेशानी खड़ी करने की वजह से ब्रिटिश अकेडमी से निकाला जा चुका था। पुरानी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी फैमिली की किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी के बारे में डिंगे मारता है और जोर देता है कि एक वेंट्रिक होने के नाते उसे वो हमेशा मिल जाता है जो वो चाहता है। एंट्रेंस सेरेमनी में किम की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर वो उसे अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है और वेंट्रिक फैमिली के कॉन्स्टलेशन तक पहुंच दिलाने का वादा करता है। हालांकि वो लड़का ऑफर ठुकरा देता है, जिससे रॉकडेल को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि बात बढ़े, वालहल्ला के हेड इंस्ट्रक्टर ली सान बीच बचाव करते हैं और रॉकडेल को अपनी सीट पर वापस जाने का ऑर्डर देते हैं। वो अपना पूरा नाम लेने के लिए ली सान को डांटता है,
पर ली सान उसे याद दिलाते हैं कि वेंट्रिक फैमिली के इन्फ्लुएंस के बावजूद उन्हें एकेडमी के रूल्स फॉलो करने होंगे। रॉकडेल बात मान तो लेता है, पर किम को वार्न करता है कि वो क्लास के बाद फिर मिलेंगे। बाद में जब वो अपने डॉर्म वापस जा रहा होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि कॉन्सलेशन रूम तक पहुंचने की उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। उसे रॉकडेल के साथ हुई मुलाकात याद आती है, जिससे उसे पता चला था कि गिल्ड स्काउट्स और आउटसाइडर्स एकेडमी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही वो अपना सिर शांत करने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि आर्यन फिर से उसका पीछा कर रही है और अब भी स्वॉर्ड लेसन्स के लिए भीख मांग रही है। वो इससे पूरी तरह पक चुका है और उसे दो टुक शब्दों में याद दिलाता है कि वो पहले ही मना कर चुका है। कैंपस की दूसरी तरफ माहौल काफी डार्क है। रॉकडेल को जबरदस्त गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में एक लालटेन तोड़ देता है। वो इस बात पर पूरी तरह आपा खो चुका है कि किम जैसे एक मामूली अनाथ लड़के की उसे सबके सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके साथ वो अपनी असिस्टेंट यूरिया को तुरंत डिसेरा को बुलाने का ऑर्डर देता है, साफ तौर पर बदला लेने के लिए कुछ बुरा प्लान कर रहा है। जब यूरिया हिचकिचाहट की वजह से वहीं खड़ी रहती है तो वो उसे बालों से पकड़ लेता है, उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है और उसे फैमिली से निकालने की धमकी देता है। उसके मना करने के बावजूद वो उसे जबरदस्ती जमीन पर फेंक देता है और डिमांड करता है कि वो फौरन डिसेरा से कांटेक्ट करे। वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो सारा वेंट्रिक को इन्फॉर्म करे, जो एक सेकंड ग्रेड रॉयल फैमिली मेंबर है, कि वो उससे मिलना चाहता है। यूरिया चुपचाप सिर हिलाती है और बात मान लेती है। इसी बीच अपने डॉर्म रूम में किम अकेला बैठा है, अपने शरीर को देख रहा है और उसकी कमियों को मान रहा है कि उसके पास न तो कोई मैजिकल टैलेंट है और न ही वो बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ख्यालों में खोया हुआ उसे आर्यन के साथ हुई अपनी पिछली मुलाकात याद आती है जब वो उसके पीछे थी। ये लड़की सच में जो गोल्डबर्ग का फीमेल वर्जन है। उसका सामना करते हुए उसने डिमांड की कि वो उसे बताए कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। आर्यन ने फिर से स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट दोहराई, जिससे उसके सब्र का इम्तिहान होने लगा। चिढ़कर उसने उसकी जिद की तुलना एक तोते से की और उसे अकेला छोड़ देने को कहा। अचानक से किम ने हर लेसन के लिए 10 मिलियन वॉन की डिमांड कर दी, जिससे लड़की चुप हो गई। उसने दावा किया कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती और मुड़कर जाने लगा। फिर उसने उसका फोन मांगा। शक करते हुए उसने पूछा क्यों, और उसने समझाया कि उसे पैसे भेजने के लिए अपना नंबर डालना है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, वो 100 मिलियन वॉन का ट्रांसफर देखकर दंग रह गया। उसने एक बार फिर उससे पूछा कि क्या वो अब उसे सिखाएगा। इतने बड़े अमाउंट के बावजूद हमारे लड़के ने पैसे और उसकी रिक्वेस्ट दोनों को मना कर दिया। अभी के लिए उसे पूरा भरोसा था कि वो कहीं और से पैसे कमा सकता है और वो निकलने के लिए तैयार हो गया। पक्के इरादे के साथ वो सीक्रेट वॉल्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके दिमाग में पुरानी बातें चलने लगीं कि कैसे उसने वल्हाला में एडमिशन लेने से पहले इस एरिया की छानबीन की थी। वो जानता है कि 300 साल पहले छिपाए गए ज्यादातर नोट्स खो चुके हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि कम से कम 4 या शायद 3 अभी भी वल्हाला के पहाड़ों में दबे होने चाहिए। मजबूत इरादे के साथ वो अपनी तलाश शुरू करता है। अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वो उन जादुई कंचों को ढूंढ लेता है जो उसकी एनर्जी पर रिएक्ट करते हैं, और वो उसे ठीक उसी जगह ले जाते हैं जहां उसने सदियों पहले अपना खजाना गाड़ा था। खुदाई करना असल में बहुत मेहनत का काम निकला, जिससे उसे पसीना आ गया और वो चिढ़ गया। वो खुद को कोसने लगा कि उसने पुराने जमाने में कोई आसान जगह क्यों नहीं चुनी। काश उसने अपने फ्यूचर के लिए खजाना निकालना थोड़ा आसान बनाया होता। ये पूरी खजाने की खोज टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तबाही की वजह से जरूरी हो गई थी। जब दुनिया खत्म हो रही थी, तब अपनी चीजें रखने के लिए कोई सेफ जगह नहीं थी, इसलिए उसे अपनी दौलत मिट्टी में दबानी पड़ी। जैसे ही सूरज उगने लगा, उसे आखिरकार वो संदूक मिल गया, पर एक और सिरदर्द खड़ा हो गया कि लॉक बहुत पुराना है और नॉर्मल चाबी से नहीं खुलेगा। बिना वक्त गंवाए उसने अपने माना का इस्तेमाल करके एक धागे से काम चलाऊं चाबी बना ली। इसमें काफी पेशेंस और थोड़ी चतुराई लगी, लेकिन आखिरकार उसे वो क्लिक की आवाज सुनाई दी जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो छिपा हुआ चैम्बर खुला, उसे दौलत का पहाड़ दिखा जिसे देखकर कोई राजा भी शर्मा जाए। वो उस चमकते ढेर को देखकर बस मुस्कुराया और मजाक में अपनी दौलत से पूछा कि क्या उन्होंने पिछले कुछ सालों में उसे याद किया। अपनी किस्मत चमकते देख उसे चैन मिला, क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं थी। उसकी नजर स्टोरेज स्टोन्स पर पड़ी, जिससे उसे याद आया कि कैसे उसने अपने नोट्स बचाने के लिए उनमें जादू भरा था। की इंपॉर्टेंस समझते हुए उसने उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक पत्थर उठाया, उसमें से एनर्जी की एक लहर निकली, जिससे कंफर्म हो गया कि उनमें अभी भी पावर है। उसने पहले स्टोन्स को संभालने के बारे में सोचा, पर भारी सोने की ईंटों और नाजुक ज्वेलरी के बीच फर्क देखकर थोड़ा हिचकिचाया। अपने ऑप्शंस को तौलते हुए वो सोचने लगा कि क्या उसे हल्की कीमती चीजों को पहले लेना चाहिए। वल्हाला एकेडमी वापस आकर खुदाई की वजह से उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगा। तभी आर्यन उसके पास आकर बैठ गई। एक बार फिर उसने उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा। परेशान होकर उसने पूछा कि वो इतनी जिद्दी क्यों है, और उसे याद दिलाया कि उसकी फैमिली चोई खानदान तलवारबाजी के लिए पहले से ही मशहूर है। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलने के बावजूद
वो उसी से सीखने की जिद कर रही है। उसकी पक्की जिद देखकर वो हैरान था और उसने वजह पूछी कि वो अपने पिता जैसे बड़े इंसान के बजाय उसे क्यों चुन रही है। उनकी बातचीत तब रुकी जब इंस्ट्रक्टर वहां आए और किम को टीचर्स रूम में बुलाया। कुछ जरूरी होने का अंदाजा लगाते हुए उसने वजह पूछी। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये उसके पुराने सवाल के बारे में है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो जाने लगा, रिन ने उसे आवाज दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। जवाब में उसने उसे एक इनविटेशन दिया। वो अगली सुबह 6 बजे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकती है। हैरान होकर एरन पहले तो हिचकिचाई पर फिर सिर हिलाकर ऑफर मान लिया। टीचर्स रूम के अंदर इंस्ट्रक्टर सीधे काम की बात पर आए। उन्होंने किम को बताया कि कॉन्स्टलेशन रूम में जाने की उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो सिर्फ बेसमेंट फ्लोर तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं। क्यूरियस होकर हमारे लड़के ने पूछा कि वो कब जा सकता है। इंस्ट्रक्टर ने उसी रात जाने का सुझाव दिया। बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी और उसकी एक्साइटमेंट देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान रह गए। रात होते ही वो उसे वल्हाला एकेडमी के सबसे सुरक्षित खजाने कॉन्स्टलेशन रूम में ले गए। वहां की कड़ी सिक्योरिटी देखकर किम ने कहा कि यहाँ के बचाव के इंतजाम तो मेन गेट से भी बेहतर है। इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि इस रूम की इंपॉर्टेंस ही वल्हाला को टॉप 3 एकेडमीज में से एक बनाती है। जब किम बाहर की दीवारों को देख रहा था, तब उन्होंने बताया कि गेट को छोड़कर बाकी सब कुछ मैजिकल प्रोटेक्शन से कवर है। उत्सुक होकर हमारे लड़के ने पूछा कि कोई सेकंड फ्लोर पर कैसे जा सकता है और मजाक में कहा कि क्या इसके लिए कोई गैर कानूनी तरीका अपनाना पड़ेगा। बुजुर्ग ने साफ किया कि हालांकि इससे वो क्रिमिनल तो नहीं बनेगा, पर उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने उसे ये चेतावनी भी दी कि स्कूल छोड़ने से पहले उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती है। कंफ्यूज होकर किम ने पूछा कि उनके कहने का क्या मतलब है। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि सेकंड फ्लोर बहुत ही खतरनाक है। कॉन्स्टलेशन के सीधे जादुई असर से लोग तुरंत पागल हो सकते हैं। लड़के को गौर से देखते हुए उन्होंने उसके असली इरादों के बारे में सोचा और पूछा कि क्या वो वाकई अंदर जाने के लिए तैयार है या फिर घबरा रहा है। फिक्स टाइम लिमिट देते हुए इंस्ट्रक्टर ने उसे 30 मिनट के अंदर वापस आने को कहा। टिम ने भरोसे के साथ उन्हें यकीन दिलाया और गेट के अंदर कदम रख दिया। अंदर उसे एक जानी पहचानी स्क्रीन दिखी जो उसे तीसरी मंजिल के 5वें कमरे से अपने हथियार और यादें वापस लेने के लिए कह रही थी। निकाले जाने के डर की परवाह किए बिना उसका मेन गोल अभी भी तीसरे बेसमेंट फ्लोर तक पहुंचना ही था। जैसे जैसे वो नीचे गया, उसने नोटिस किया कि बिल्डिंग अजीब तरह से बहुत बड़ी लग रही थी, जहां सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं और अंधेरा भी था। इससे वो इसके मकसद पर सवाल उठाने लगा। अब वल्हला ने अपनी गहराइयों में कोई जेल छिपा रखी है? उसके मन में शक पैदा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे कॉन्स्टलेशन रूम के बारे में और सच जानना होगा। तभी अचानक एक स्क्रीन आई जिसने बताया कि उसने शर्तें पूरी कर ली हैं और अब उसे उस खास रूम में ले जाया जाएगा। वो थोड़ा चौंक गया और समझने की कोशिश करने लगा कि इसका क्या मतलब है। तभी एक भारी आवाज ने उसका स्वागत किया। उसने ऊपर देखा और अपने सामने बार्श को खड़ा देखकर सन्न रह गया। टावर मास्टर ने माना कि उनकी पिछली मुलाकात को 300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन खुशी से मिलने के बजाय किम गुस्से से भर गया और एक जोरदार पंच मारते हुए चिल्लाया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से सामने आने की। बार्श ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारे लड़के ने एक न सुनी और लगातार हमला करता रहा। गुस्से और नफरत में डूबा हुआ वो मारता रहा और बार्श की शांत होने वाली बातों को इग्नोर कर दिया। टावर मास्टर ने चेतावनी दी कि अगर ये सब चलता रहा तो उसे भी पलटकर वार करना पड़ेगा, पर किम नहीं रुका। एक आखिरी घूंसे के साथ बार्श नीचे गिर गया। गुस्से में होने के बावजूद किम बड़बड़ाया कि वो आमतौर पर हिंसक इंसान नहीं है और फिर उसे दोबारा पीटने लगा। उसने सारा गुस्सा निकाल दिया और टावर मास्टर को अपना फ्यूचर, अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपने चेलों को दी गई ट्रेनिंग बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि किम तब रुका जब बार्श ने उससे पूछा कि क्या वो जानना चाहता है कि वो इस वक्त कहाँ है। टावर मास्टर के मुताबिक ये जगह एक रेलिक के अंदर है और जो बार्श वो देख रहा है वो बस एक परछाई है, क्योंकि असली टावर मास्टर 300 साल पहले मर चुका है। ये सच जानकर लड़का उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि क्या वो हमेशा से इसी रेलिक के अंदर था। बार्श ने एक्साइटमेंट के साथ हाँ कहा और बताया कि वो अब एक कॉन्स्टलेशन बन चुका है। लेकिन इससे किम और चिढ़ गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में टावर मास्टर को एक और मुक्का जड़ दिया। इसी बीच बाहर इंस्ट्रक्टर इंतजार कर रहे थे और किम को बाहर आते देख हैरान रह गए। शक होने पर उन्होंने पूछा कि क्या नीचे कुछ अजीब हुआ, पर किम ने मना कर दिया। बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, मगर घर जाते वक्त बार्श के साथ हुई मुलाकात उसके दिमाग में घूमती रही। कॉन्स्टलेशन रूम की बात सोचते हुए किम ने सोचा कि क्या बार्श ही उसे नोटिफिकेशंस भेज रहा था। लेकिन टावर मास्टर खुद भी श्योर नहीं था, क्योंकि वो पिछले 300 सालों से उस रेलिक के अंदर कैद था। बार्श के हिसाब से उसे भी एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें पुनर्जन्म लेने वाले किम से कांटेक्ट करने को कहा गया था, ताकि वो अपनी खोई हुई यादें वापस पा सके। ये सब शायद किसी रहस्यमयी इंसान के दखल की वजह से हुआ था जो वहां आया था। और मास्टर को शक था कि क्या वही इंसान उसे टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का मालिक बनाने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन जब लड़के ने उस इंसान के बारे में और पूछा तो बार्श ने माना कि वो नहीं जानता, क्योंकि उसकी याददाश्त का वो हिस्सा गायब था। तब किम को अपना खुद का नोटिफिकेशन याद आया
जिसमें उसे एक हथियार ढूंढने और यादें रिकवर करने को कहा गया था। हालांकि वो उसे पूरा नहीं पढ़ पाया था क्योंकि उसके कुछ हिस्से छिपे हुए थे। इसके बावजूद उसने अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी क्योंकि उसे टावर में जो हुआ था वो सब साफ याद था। बार्श ने समझाया कि भले ही उसे हथियार मिल गया है, फिर भी उसकी यादें शायद अधूरी हो सकती हैं। जिस जगह वो थे वहां 4 हथियार थे, ऐसी तलवारें जिनमें बहुत ज्यादा पावर थी। बार्श खुद भी इनमें से एक तलवार को रेलिक की तरह इस्तेमाल करके कॉन्स्टलेशन बना था। ये सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वापस प्रेजेंट में किम अपनी सिचुएशन को लेकर अभी भी कंफ्यूज है। उसका इरादा तलवार को तोड़कर वहीं छोड़ने का था, पर उसे पता था कि इसके बिना वो अपनी नोटिफिकेशन वाली क्वेस्ट पूरी नहीं कर पाएगा। जब वो तलवार को देख रहा था तभी कुछ सेकेंड ईयर के सीनियर्स यानी स्कूल के बुलीज ने उसे रैगिंग के लिए बुला लिया। उनका लीडर लारिक मशहूर सनराइज फैमिली का बड़ा बेटा है। वो बिल्कुल नहीं डरा और उनका मजाक उड़ाया, जिससे वो बुलीज और भी भड़क गए और उसे पीटने की ठान ली। जैसे ही उनमें से एक हमला करने बढ़ा, किम ने तुरंत एक ऐसी किक मारी कि उसका अपोनेंट दर्द से चिल्लाता हुआ दूर जा गिरा। अपने दोस्त को दीवार से टकराते देख बाकी पुलिस घबरा गए, जबकि किम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हथियार पकड़े खड़ा रहा। बिना डरे उसने उन सबको एक साथ आने का चैलेंज दिया। 3 घंटे पहले लारिक की रॉकडेल के साथ मीटिंग हुई थी, जिसने किम को बुरी तरह पीटने के बदले उसे इनाम देने का वादा किया था। रॉकडेल ने यह भी भरोसा दिलाया कि वो बेझिझक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि बाद में वो सब संभाल लेगा। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद आखिरकार लारिक ने ऑफर मान लिया। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने खुद को याद दिलाया कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आखिर फर्स्ट ईयर का ही होता है, चाहे वो क्लास में फर्स्ट ही क्यों ना आया हो। ये स्कूल सिस्टम की वजह से था, जहां सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कॉन्स्टलेशन रूम में जाकर जादुई ताकतों से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था और कामयाब होने पर उन्हें सेकंड ग्रेडर माना जाता था। सेकंड ग्रेडर्स के पास स्पेशल पावर्स होती थीं और उनमें से एक होने के नाते लारिक को यकीन था कि वो किम को आसानी से हरा देगा। मगर वापस प्रेजेंट में उसका वो कॉन्फिडेंस जल्दी ही गायब हो गया। किम को अपने क्लासमेट्स को इतनी आसानी से पीटते देख लारिक बेचैन होने लगा। इसके बावजूद पुलिस पीछे नहीं हटे और एक एक करके हमला करते रहे। पहले एक मोटे लड़के ने माना से भरी चाकू निकाली, पर इससे पहले कि वो कुछ करता उसके सिर पर जोर का वार पड़ा। उसके तुरंत बाद एक और बुली अपनी पूरी ताकत से लाठी घुमाते हुए आया। बदकिस्मती से किम ने हमला बचा लिया और एक ही बार में उसके चेहरे पर दे मारा। अपने एक साथी को हवा में उड़ते देख लारिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कायदे से सेकंड ग्रेडर्स को फर्स्ट ग्रेडर से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए था, पर उसके साथी हमारे लड़के के सामने बिल्कुल बेबस थे। उसे एहसास होने लगा कि भले ही किम रुक रुक कर वार कर रहा है, फिर भी जिन्हें मार पड़ रही है उन्हें काफी गहरी चोट लग रही है। दूसरों को ढेर करने के बाद उस लड़के ने बचे हुए स्टूडेंट्स को ललकारा जो अब डर के मारे कांप रहे थे। ये सुनकर लारिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने अपनी तलवार निकाली और आगे की तरफ झपटा, मगर इससे पहले कि वो वार कर पाता, किम ने अपनी म्यान के साथ वाली तलवार को लारिक के पेट पर बस टिका दिया, जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब लारिक बेहोश पड़ा था तब उसने एक तमाचा मारकर उसे जगाया और पूछा कि उसने हमला क्यों किया। लारिक ने कहा कि ये बस रैगिंग थी, पर किम उसका झूठ समझ गया और उस पर दबाव डाला। जानता था कि इसके पीछे कुछ और बात है, लेकिन दबाव के बावजूद लारिक चुप रहा, जिससे किम के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो गई। मुड़कर हमारे लड़के ने कहा कि वो जा रहा है, पर इससे पहले कि वो जाता लारिक ने उसे वार्निंग दी कि अगर ये बात फैली तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। बिना डरे किम ने पलटकर जवाब दिया कि अगर पूरे स्कूल को पता चला कि सेकंड ग्रेडर्स की टोली को एक फर्स्ट ग्रेडर ने बुरी तरह हरा दिया तो सब क्या सोचेंगे। इसी के साथ उसने एक आखिरी कड़ी चेतावनी दी और वहां से चला गया। इसी दौरान रॉकडेल अभी भी लारिक के कॉल का इंतजार कर रहा था कि काम हो गया है, मगर जब आखिरकार कॉल आया तो वो ये सुनकर दंग रह गया कि लारिक अब इस काम से पीछे हट रहा है। लारिक ने रॉकडेल को किम से दूर रहने की सलाह भी दी, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। जैसे ही वो गुस्से में कॉल काटने वाला था, लारिक ने किम की शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से करने का सुझाव दिया, जिसमें रॉकडेल को मजा आने लगा। सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए उसने पूछा कि क्या किसी स्टूडेंट को ऐसी चोट लगी है जिसका इस्तेमाल रिपोर्ट के लिए किया जा सके। लारिक को मनाने के लिए उसने उसे वो पैसे देने का ऑफर भी दिया जो उसने पहले मांगे थे, मगर लारिक ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो एक ईमानदार लड़ाई में हारे हैं और अब वो इससे नीचे नहीं गिरेगा। कहकर उसने फोन काट दिया, जिससे रॉकडेल गुस्से में लाल हो गया। गुस्से में रॉकडेल ने अपना फोन तोड़ दिया और अपनी असिस्टेंट से पूछा कि क्या उसने डीसेरा से कांटेक्ट किया। उसने हाँ कहा और बताया कि चूंकि वो दूर रहता है उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसी बीच मैक्सिको की अरीबिया एकेडमी में डीसेरा वेंट्रिक अपने हराए हुए दुश्मनों के ढेर पर बैठा आराम से कॉल उठा रहा था। रॉकडेल के असिस्टेंट ने उसे एक बड़े मौके के बारे में बताया कि उसे किम नाम के किसी लड़के को संभालना है, जिसके बदले उसे मोटा इनाम मिलेगा। ये ऑफर सुनकर डीसेरा खुश हो गया, क्योंकि जब से उसे बाहर निकाला गया था वो पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इस नए मौके के साथ उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अगले दिन वल्हाला के ट्रेनिंग रूम में किम प्रैक्टिस के मूड में था, तभी उसे अचानक बारिश की आवाज सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया।
टावर मास्टर तलवार के अंदर से बोल रहा था, जिससे किम को एक पल के लिए लगा कि वो बाहर आ गया है, पर बार्श ने तुरंत मना कर दिया। लड़का स्ट्रेचिंग करने लगा तो उसने बार्श से उस तलवार के बारे में सवाल किए। वो हथियार असल में एक कीमती आर्टिफैक्ट था जिसे वल्हाला में बहुत संभाल कर रखा गया था, पर किम उनकी बातचीत के बाद उसे साथ लेकर बाहर आ गया था। टावर मास्टर ने उसे यकीन दिलाया कि उसने उसकी जगह एक नकली तलवार रख दी है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। जब उसने और पूछा तो बार्श ने बताया कि जब से उसे होश आया है उसके पास नकली चीजें बनाने की एबिलिटी आ गई है। जब किम वार्म अप कर रहा था तब आर्यन वहां आ गई। वो उस ट्रेनिंग सेशन के लिए पूरी तरह तैयार थी जिसका किम ने वादा किया था। हालांकि वो तब कंफ्यूज हो गई जब किम ने बताया कि वो स्टैमिना ट्रेनिंग से शुरुआत करेंगे और उसे तुरंत स्ट्रेचिंग करने को कहा। उसने बात मान ली, जबकि किम मन ही मन जानता था कि स्टैमिना बढ़ाने से उसका माना कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अभी का ट्रेनिंग सिस्टम गलत है क्योंकि वो स्टैमिना बढ़ाने से पहले माना पर ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर आर्यन के पास बहुत सारा माना है, पर उसकी सहन शक्ति किसी मामूली तलवारबाज जैसी ही है। आर्यन का बेस मजबूत करने के लिए किम ने उससे स्टैमिना एक्सरसाइज शुरू करवाई, जैसे पुश अप्स, स्क्वाट्स और बाइसेप कर्ल्स। जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तो बहुत थक गई, पर उसे झटका तब लगा जब उसे पता चला कि अभी 20 किलोमीटर की दौड़ बाकी है। बाद में क्लास में आर्यन की प्रोग्रेस देखकर किम को खुशी हुई। उसने गौर किया कि ट्रेनिंग में उसमें काफी सुधार आ रहा है। फिर क्लास लिली ने ली, जो डायमेंशनल मॉन्स्टर्स की इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर हैं। स्टूडेंट्स को पहले खुद पढ़ने का बोलने के बाद उन्होंने अलग अलग मॉन्स्टर्स की जानकारी चेक करने के लिए एक रिटेन टेस्ट का ऐलान किया। जब टेस्ट शुरू हुआ तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान लगाकर आंसर्स लिखने लगे, जबकि किम बस पेपर को घूरता रहा। वक्त गुजरा और टाइम खत्म होने पर लिली ने टेस्ट कलेक्ट कर लिए और बताया कि इसी के हिसाब से उनका अगला सेशन तय होगा। फिर उसने उन्हें छुट्टी दे दी और बताया कि अगली क्लास वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन रूम में होगी। वहां से जाते वक्त बार्श ने पूछा कि क्या किम को सच में लगता है कि वो बिना कुछ लिखे पास हो जाएगा। हैरान होकर उसने सोचा कि क्या टावर मास्टर उसके मन की बात पढ़ सकता है, पर बार्श ने साफ किया कि वो सिर्फ उससे जुड़ी बातें ही सुन सकता है। किम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया कि उसने सिर्फ उतना ही लिखा जितना वो उस टॉपिक के बारे में जानता था। इसी बीच फर्स्ट ईयर के टीचर्स रूम में लिली किम का पेपर चेक करते हुए बहुत भड़क गई। गुस्से में उसने पेपर को हाथ से मरोड़ दिया और कहा कि उसके आंसर्स बिल्कुल बकवास हैं। वहां मौजूद दूसरे इंस्ट्रक्टर ने देखा कि वो काफी चिढ़ी हुई लग रही है। उत्सुक होकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है। लिली ने समझाया कि ये टेस्ट इस बारे में था कि मॉन्स्टर को खत्म करने का सही तरीका क्या है। उसकी राय में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने चाय की चुस्की ली, वो लगभग खांसने लगे क्योंकि लिली अचानक गुस्से में किम का नाम चिल्लाई। लिली के हिसाब से उसका तरीका बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और वो इसे इग्नोर नहीं करेगी। उसे सुधारने की ठान कर उसने ऐलान किया कि अगली क्लास में वो खुद उसे समझाएगी कि मॉन्स्टर्स के साथ इतनी लापरवाही से नहीं निपटा जा सकता। एक हफ्ते बाद वर्चुअल कॉम्बैट रूम में लिली की अगली क्लास हुई, जहां उसने बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो किम को आगे बुलाती है। उसका टेस्ट पेपर दिखाते हुए वो गुस्से में बताती है कि उसे 0 मिला है। रॉक गोब्लिन से कैसे निपटना है, इस पहले सवाल की तरफ इशारा करते हुए वो किम का जवाब दिखाती है कि उसके पेट में चाकू घोंप दो। जैसे जैसे वो टेस्ट पेपर पलटती है, उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ जाती है क्योंकि उसके सारे जवाब बहुत ही सिंपल और सीधे मॉन्स्टर्स को मारने पर फोकस थे, बिना किसी स्ट्रेटेजी के। लिली के मुताबिक रॉक गोब्लिन्स की डिफेंस B रैंक की है, जिसका मतलब है कि एक नॉर्मल तलवार उन पर काम नहीं करेगी। फिर भी उसने लिखा था कि वो तलवार का इस्तेमाल करेगा और दावा किया कि एक ही वार में सब खत्म हो जाएगा। परेशान होकर और उसे सबक सिखाने के इरादे से लिली किम को एक रॉक गोब्लिन के खिलाफ सिमुलेशन में डालकर खुद को साबित करने का मौका देती है। वो कहती है कि अगर वो अपने बताए तरीके से गोब्लिन को हरा देता है तो वो उसके स्कोर के बारे में फिर से सोचेगी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए किम आराम से गोब्लिन की तरफ बढ़ता है, जबकि लिली नर्वस होकर उसे देख रही है कि वो क्या करने वाला है। गोब्लिन अचानक हमला करता है, लेकिन किम तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी तलवार सीधे उसके पेट में उतार देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने लिखा था। गोब्लिन टूटने लगता है और पूरी तरह गायब हो जाता है, जिससे सोयोन समेत पूरी क्लास हैरान रह जाती है कि उसने बिना मैजिक के ये कर दिखाया। बस एक क्लीन किल। शर्मिंदा होकर टीचर एक्सप्लेनेशन मांगती है क्योंकि वो जानती है कि सिर्फ एक तलवार से रॉक गोब्लिन को मारने के लिए कम से कम A रैंक कॉन्ट्रैक्टर होना जरूरी है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ किम बस इतना कहता है कि उसने खुद को साबित कर दिया है। अपने अगले टेस्ट के लिए उसे जंगल गोब्लिन्स के एक ग्रुप के सामने खड़ा किया जाता है, जो अपने भयंकर गुस्से के लिए जाने जाते हैं। हालांकि किम को अपने सामने 3 गोब्लिन्स दिख रहे हैं, लेकिन 5 और अंधेरे में छिपे हुए हैं जो उसकी एक गलती पर हमला करने के लिए तैयार हैं। लिली को पूरा यकीन है कि तलवार होने के बावजूद ये लड़ाई उसके लिए आसान नहीं होगी। हालांकि अगले ही पल किम मूव करता है। पहले वो छलांग लगाता है और सफाई से एक गोब्लिन का सिर 2 टुकड़ों में कर देता है। फिर बिना रुके वो दूसरे गोब्लिन के मुंह के आर पार अपनी तलवार उतार देता है जब वो हंस रहा था। बस ऐसे ही पलक झपकते ही उनमें से 3 ढेर हो जाते हैं। नतीजतन
लिली पूरी तरह दंग रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा। जिम में वापस किम और एरिन पसीने से तरबतर हैं क्योंकि वे ट्रेडमिल पर खुद को पुश कर रहे हैं। आखिर में वो थकान की वजह से गिर जाती है। ये देखते हुए हमारा लड़का उसकी एक्सरसाइज की मुश्किलों पर सवाल उठाता है, जिस पर वो बताती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान कभी खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं करती। इसके मुताबिक वो कॉन्स्टेलेशन मेंबर्स से ताकत उधार लेकर बस मैजिक पर भरोसा कर सकती है। किम को पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरी तरह से कॉन्स्टेलेशन पर डिपेंड रहते हैं, जो कि एक खतरनाक आदत है। अगर वे कभी किसी ऐसी डंजन में फंस गए जहां मैजिक पर पाबंदी हो या लड़ाई के बीच में मैना खत्म हो जाए, तो वे पूरी तरह बेबस हो जाएंगे। ये सोचते हुए किम पूछता है कि क्या उसे ये स्टेमिना एक्सरसाइज फायदेमंद लगती हैं। वो हाँ कहती है और समझाती है कि वो इन्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसने बदले में उसे स्पोर्ट्समैनशिप सिखाने का वादा किया था। किम को उसका जवाब अजीब लगता है, लेकिन चूंकि उन्हें जल्द ही एकेडमी जाना है, इसलिए वो सेशन खत्म करने का फैसला करता है। एरिन उसे बेंच प्रेस में और वेट बढ़ाते हुए देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसके कहने पर वो वहां से चली जाती है। जब किम अपने अगले सेट की तैयारी करता है तो बर्च कहता है कि एरिन ने उसकी ट्रेनिंग के साथ तालमेल बिठाने की कभी शिकायत नहीं की और उससे उसे हेल्प करने की वजह पूछता है। बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कोशिश करती रही। हालांकि बर्च इस बात से हैरान है कि एरिन सिर्फ क्लास में उसे तलवार चलाते हुए देखकर उसकी ताकत को समझ गई। जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तो वो अपने बगल में सेह्यूक को बेंच प्रेस करते हुए और अपना सेट खत्म करते हुए देखता है। जब हमारा लड़का पूछता है तो सेह्यूक बताता है कि उसने हमेशा वहां कड़ी मेहनत की है और फिर आराम से चला जाता है। जाते हुए देखकर किम को एहसास होता है कि सेह्यूक की मार्शल बोन्स उसे इतनी हद तक खुद को पुश करने की इजाजत देती हैं। वो सेह्यूक को उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट मानता है जो ट्रेनिंग के लिए सिर्फ मैजिक पर भरोसा करते हैं। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर उलझन में है कि कॉन्स्टेलेशन असल में करते क्या है। बर्च खुद एक कॉन्स्टेलेशन होने के बावजूद ये मानता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 300 साल अकेले बिताने की वजह से वो उनके रोल को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। हालांकि बर्च का दावा है कि अगर किम अपने सिस्टम टैब में सेट किए गए अगले क्वेस्ट को पूरा करता है तो वे कॉन्स्टेलेशन के बारे में और जान सकते हैं। क्यूरियस होकर हमारा हीरो नोटिफिकेशन चेक करता है और देखता है कि उसे वालहला के आई ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट मदागाया हाउस जाना है और अपने साथ हेवंस वॉर्ड ले जानी है। किम को क्लास में उस जगह के बारे में सुनना याद आता है, लेकिन चूंकि उसे लेसन्स अटेंड करने हैं इसलिए वो फिलहाल के लिए स्टेल्थी रहने का फैसला करता है। बर्च बुलीज की पिटाई की वजह से उसकी बढ़ती हुई रेपुटेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया होता तो उसका अपना सिर फट गया होता। ये जानते हुए कि वो क्वेस्ट क्लियर किए बिना जल्दी नहीं जा पाएगा, किम को एहसास होता है कि इसे पूरा करने से शायद आखिरकार री इनकारनेशन के राज खुल जाएंगे। लंदन में वेंट्रिक मेंशन के घर में क्लैन की वाइस हाउस ओनर अडेलिया अपने आदमियों से हाल की घटनाओं के बारे में सवाल करती है। वो रिपोर्ट करता है कि एक लैब्रिंथ का ख्याल रख लिया गया है और बर्बाद हो चुके रॉबर्ट्स क्लैन के एक सर्वाइवर के साथ एक और ए रैंक कॉन्ट्रैक्टर को रिक्रूट करने की परमिशन मांगता है। वो अप्रूव कर देती है, लेकिन ऑर्डर देती है कि उन्हें उसके पास भेजने से पहले उनकी एबिलिटीज का टेस्ट लिया जाए। जैसे ही अडेलिया उसे भेजने वाली होती है वो बताता है कि रॉकडिल ने डिसेरा को साउथ कोरिया बुलाया है। उसका नाम सुनते ही अडेलिया तुरंत आग बबूला हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिसेरा वेंट्रिक फैमिली के प्रॉब्लम चाइल्ड के रूप में बदनाम है। जब वो छोटा था तभी से वो हर तरह के गलत व्यवहार से बचने के लिए फैमिली नेम का इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने शुरुआत में ही हिंसक प्रवृत्तियां दिखाई थीं जो इतनी बुरी थीं कि उसने छोटी छोटी बातों पर अपने साथी स्टूडेंट्स तक को मार डाला था। जब तक वो 20 साल का हुआ फैमिली ने आखिरकार उसे पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। डेलिया अच्छी तरह जानती है कि डिसेरा एक मुसीबत है, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पा रही है कि रॉकडिल उससे क्यों मिलना चाहता है। फिलहाल के लिए वो अपने आदमियों को डिसेरा पर पैनी नजर रखने का ऑर्डर देती है और रॉकडिल को एक साफ मैसेज भेजने को कहती है कि अगर वो कुछ भी सस्पिशियस करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही वो आदमी वहां से चला जाता है। अकेली रह जाने पर अडेलिया गुस्से में उबलने लगती है। वो अपने भाई पर फैमिली की पावर का इस तरह लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए बहुत गुस्से में है। जब ये ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं उसका ध्यान एक रहस्यमयी दरवाजे की ओर जाता है जिस पर ऑल फॉर वन शब्द लिखे थे। वो दावा करती है कि ये ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। इसी विश्वास में खोई हुई वो अपने पीछे लगी पोर्ट्रेट की तरफ मुड़ती है जो चोंच जैसा मास्क पहने एक आकृति थी। उसे अपने गार्जियन कॉन्स्टेलेशन के रूप में एड्रेस करते हुए वो शांति से तसल्ली मांगती है, पूरी तरह आश्वस्त कि वो सही रास्ते पर है। अलहला क्लासरूम में इंस्ट्रक्टर उन बुरे लोगों के बारे में बात करते हैं जो कॉन्स्टेलेशन पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों में सबसे बदनाम ग्रुप 1 गॉड है। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता है किम अपने ही शरीर और उसके पोटेंशियल के बारे में सोचते हुए ख्यालों में खो जाता है। वो इस पॉसिबिलिटी पर विचार करता है कि क्या उसके पास भी मैना का इस्तेमाल करने का टैलेंट है और साथ ही एक मजबूत और पावरफुल फिजिक भी। ये उसे काफी अजीब लगता है।
जब उसने पहली बार इस बॉडी में ची सर्कुलेशन की कोशिश की थी तो गंभीर मैना प्रॉब्लम्स की वजह से वो इसे मुश्किल से ही पूरा कर पाया था। फिजिक इतनी कमजोर थी कि बेसिक फावड़ा चलाने से भी वो पसीने से तर हो जाता था। वो सोचता है कि क्या पास्ट में इस बॉडी के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन जल्दी ही इस विचार को छोड़ देता है। अब इस पर स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, आखिर ये उसकी बॉडी है। जब वो ख्यालों में खोया हुआ होता है तो सोयोन अपनी डेस्क से चुपचाप उसे एक नोट पकड़ाती है। इस पर बस लिखा था, हे, इस जेस्चर से हमारा लड़का नर्वस हो जाता है। अगली क्लास में इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हैं कि स्टूडेंट्स को हफ्ते भर के लिए कैंपस से बाहर जाने की परमिशन है। किम को इसी बात का इंतजार था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है और मजे में वजह के तौर पर टहलने जा रहा हूं लिख देता है। जब वो फॉर्म सबमिट करने जा रहा होता है और रास्ते में बर्च से चैट कर रहा होता है तो उसे पीछे से सोयोन की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और उसकी हिचकिचाहट देखकर तुरंत उससे पूछता है कि उसने उसके लिखे नोट का जवाब क्यों नहीं दिया। वो खामोश होकर नीचे देखने लगती है, लेकिन किम उसे टोकता है और कहता है कि उसे जल्दी जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो हकलाने लगती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, जिससे किम और ज्यादा चिढ़ जाता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो उस पर झल्ला जाता है और उसे फ्रीक कहता है। इंसल्ट उसे चुभती है और इससे वो काफी गुस्से में भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाती। आखिरकार वो हकलाते हुए एक सवाल पूछ पाती है कि वो जानना चाहती है कि उसने सिमुलेशन में उस रॉक गोब्लिन को कैसे मारा, लेकिन उसका ईगो इन शब्दों को जोर से बोलने में रुकावट बन रहा है। जैसे ही सोयोन बोलने की हिम्मत जुटाती है, मिस लिली अचानक वहां आ जाती हैं और खुद वही सवाल पूछती हैं, जिससे किम उनके अचानक आने पर हैरान रह जाता है। वो भी थोड़ा सरप्राइज्ड है। बस कुछ दिन पहले तक वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खासकर तब जब उसने क्लास में उसके सारे सवालों का रूखा जवाब दिया था, और अब अचानक वो उसकी बातचीत के बीच में घुस रही है। लेकिन लिली किसी भी चीज से ज्यादा इंप्रेस लग रही है। वो मानती है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका पता था, लेकिन उसके अप्रोच ने उसे दिखाया कि और भी क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं। इंप्रेस होकर वो तुरंत किम को अपने असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करती है। हालांकि लड़का उसे सीधे रिजेक्ट कर देता है और बताता है कि वो अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करने में बिजी है। वो उस पर फिर दबाव डालती है, लेकिन हमारा लड़का अपनी बात पर अड़ा रहता है और फुल चैट एनर्जी के साथ एक बार फिर मना कर देता है। लेकिन उनकी बातचीत सुनकर वो हिचकिचाती है और फैसला करती है कि शायद अभी बात करने का सही समय नहीं है। अगले दिन किम बदनाम मार्केट के लिए निकल पड़ता है। मार्केट जाने से पहले वाली रात किम अपने कमरे में बैठकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। बर्च ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। हमारे लड़के ने समझाया कि वो उस जगह की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां वो अगले दिन जाने का प्लान बना रहा है। उसे उस खजाने को बेचने के लिए कोई जगह चाहिए थी जो उसे वॉल्ट में मिला था। सर्च करते समय उसे जल्दी ही वो मार्केट मिल गया जो उसके दिमाग में था। ये एक यूनिक मार्केट प्लेस था जो एंट्री फीस देने के बाद दुनिया भर के लोगों को फ्री में ट्रेड करने की इजाजत देता था। इसे अक्सर ब्लैक मार्केट कहा जाता था क्योंकि वहां क्रिमिनल्स और संदिग्ध लोगों को भी बिजनेस करने की परमिशन थी। नॉर्मल हालात में इस तरह का मार्केट बनाना इम्पॉसिबल होता, लेकिन ये हिडन रूलर नाम के एक गार्जियन कॉन्स्टलेशन के प्रोटेक्शन में चल रहा था। उस बैकिंग की वजह से हाई रैंकिंग लोग भी खुलेआम मार्केट का इस्तेमाल करते थे और गवर्नमेंट भी इसे अनदेखा कर देती थी। किम को ऑनलाइन आसानी से एक गाइड मिल गया जिसमें बताया गया था कि वहां एंट्री कैसे मिलेगी। प्रोसेस सिंपल था, कमेंट सेक्शन में रिजर्वेशन करें और आपको पास की एंट्री लोकेशन मिल जाएगी। ये पढ़कर उसने कमेंट्स में नीचे स्क्रॉल किया और उसे एक लिंक मिल गया, लेकिन जैसे ही वो उस पर क्लिक करने वाला था एरिन का एक मैसेज नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो अगले दिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे बाहर जाना है। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये उसके लिए भी अच्छा था क्योंकि वो खुद भी बाहर जाने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा। हालांकि उससे पहले एरिन ने ढेर सारे स्पैमी इमोजीज से उसे परेशान कर दिया। अपनी आंखें घुमाते हुए और स्पैम को इग्नोर करते हुए किम ने आखिरकार कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक किया, जिससे उसे वो सटीक लोकेशन मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। अब प्रेजेंट में वापस हीरो दी गई लोकेशन पर जा रहा है जो उसकी डेस्टिनेशन के तौर पर एक पुराना कैफे था। वो जल्दी से बिल्डिंग को ढूंढ लेता है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अंदर जाता है। गाइड के मुताबिक अंदर जाने के बाद उसे एक कोना मुड़ना है। रास्ते पर चलते हुए किम एक दरवाजे तक पहुंचता है और जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है वो खुद को एक दूसरी छिपी हुई दुनिया यानी मार्केट में पाता है। अंदर अपार्टमेंट्स, दुकानें और ऊपर एक अजीब सा बैंगनी आसमान है। आसमान का वो अजीब रंग उसे एक वियर्ड फीलिंग देता है। वहां उसका ये पहला मौका है, फिर भी वहां का सेटिंग उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। खासकर वो आसमान, गहरा अप्राकृतिक बैंगनी रंग उसे 300 साल पहले देखे गए रात के आसमान की याद दिलाता है। जब किम उस माहौल को देख रहा होता है एक आदमी उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या मार्केट में ये उसका पहला मौका है। हमारा लड़का तुरंत आदमी की लेदर जैकेट नोटिस करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गाइड में बताया गया था। जरूर एंट्री फीस कलेक्टर होगा। रूल्स के मुताबिक उसे 2 मिलियन वोन देने होंगे। कंफर्म करता है कि वो यहाँ नया है और आदमी पूछता है कि क्या वो पहले से जानता है कि मार्केट कैसे काम करता है।
किम पैसे थमा देता है और कहता है कि उसे थोड़ा बहुत पता है। उस पेमेंट के बाद वो लगभग कंगाल हो चुका है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो अंदर कुछ कमा सकता है। किम फिर पूछता है कि वो अपने जेवर कहाँ बेच सकता है। आदमी उन्हें ऑक्शन में डालने की सलाह देता है, लेकिन हमारा लड़का उसे जल्दी बेचना चाहता है। जवाब में आदमी उसे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने का सुझाव देता है, जहां मर्चेंट्स ऐसी चीजों को सीधे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। वो मॉरिस नाम के किसी शख्स का भी जिक्र करता है, जो किम के सामान बेचने के लिए एक भरोसेमंद आदमी है। अलग होने से पहले लेदर जैकेट वाला आदमी उसे एक मास्क देता है और समझाता है कि मार्केट में हर कोई इसे पहनता है। यहाँ होने वाले ट्रेड्स के नेचर की वजह से गोपनीयता बहुत जरूरी है। किम सिर हिलाता है और मास्क पहन लेता है। आखिरकार वो तीसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है और एक ट्रेडर के पास जाता है जिस पर उसकी नजर पड़ती है। बिना टाइम वेस्ट किए लड़का आदमी से ये पूछकर उसे सरप्राइज कर देता है कि क्या वो मॉरिस है। आदमी थोड़ा हैरान होकर कंफर्म करता है। किम फिर कहता है कि उसके पास बेचने के लिए कुछ जेवर हैं। मॉरिस देखने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो बैग निकालता है। मॉरिस बैग से एक अंगूठी निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। दंग रह जाता है, ये महसूस करते हुए कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक आर्टिफैक्ट है। ट्रेडर बैग के बाकी जेवरों को देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है कि वे भी उसी एरा के हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, किम उससे ये पूछकर उसका ध्यान खींचता है कि वो कितना ऑफर कर सकता है। ट्रेडर हिचकिचाता है। उसका दिमाग ये समझने में स्ट्रगल कर रहा है कि 20 साल के एक लड़के के हाथ इतने रेयर आर्टिफैक्ट्स कैसे लगे। सीधे पूछ ही लेता है, लेकिन किम तुरंत उसे टोक देता है और याद दिलाता है कि इस मार्केट में ऐसे सवाल नहीं चलते। खुद को संभालते हुए मॉरिस माफी मांगता है, ये जानते हुए कि लाइन क्रॉस करके उसने अपनी रेपुटेशन लगभग खराब कर ली थी। फिर किम को सरप्राइज करते हुए वो आर्टिफैक्ट्स खरीदने से पूरी तरह मना कर देता है, ये समझाते हुए कि एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन की चीजें उसके बजट से बहुत बाहर हैं। इसके बजाय मॉरिस उन्हें ऑक्शन हॉल ले जाने का सुझाव देता है, जहां उनकी बहुत बेहतर कीमत मिलेगी। पेंच ये है कि इसमें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। रिजर्वेशन की वजह से हॉल शायद तुरंत न खुले और किम को उन्हें लिस्ट करने के लिए खुद वहां जाना होगा। पहले से ही निराश होकर किम पूछता है कि वैसे उनकी क्या कीमत हो सकती है। मॉरिस अपना फोन निकालता है, कैलकुलेटर पर टैप करता है और उसे नंबर दिखाता है। किम बस देखता रह जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जीरो थे। तभी उसे एहसास होता है ये आर्टिफैक्ट्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कीमती हैं। कोई हैरानी नहीं कि उसने उन्हें संभाल कर रखा था। अब थोड़ा डेस्परेट महसूस करते हुए वो पूछता है कि इस डील को छोड़कर मॉरिस खुद कितने पैसों का नुकसान कर रहा है। मॉरिस के मुताबिक अगर वो अपना सब कुछ बेच भी दे तो भी उसके पास उन चीजों की कीमत का 1/4 हिस्सा भी नहीं होगा। हालांकि किम उसे उसी कीमत पर बेचने का ऑफर देता है, जो मॉरिस को पूरी तरह चौंका देता है। ऑफ डिस्ट्रक्शन के आर्टिफैक्ट्स अपनी उम्र की वजह से पहले से ही ऊंचे दामों पर ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन उनके इतने कीमती होने की एक और वजह भी है। उस एरा के खत्म होने के बाद कॉन्स्टलेशन दिखने शुरू हुए और उनमें से कई इन आर्टिफैक्ट्स पर कड़ा रिएक्शन देते थे। ऐसे भी मामले थे जहां कमजोर लोगों ने भी इन्हीं चीजों की मदद से एस रैंक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाबी हासिल की। अंगूठी की जांच करते समय मॉरिस ने नोटिस किया कि इसमें उस उथल पुथल वाले एरा का मैना अभी भी बचा हुआ है। सारे जाने पहचाने निशान मौजूद हैं, इस बात का सबूत कि ये असली चीज है। ये जानकर कि उसे इतने कम दाम में ऐसे 8 आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, वो दंग रह जाता है। वो किम को पैसे देता है और अंगूठियों को बैग में रखना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो खत्म करता है, वो अपने सामने एक आकृति को खड़ा देखकर चौंक जाता है। ये एक और लंबा इंसान है जिसने मास्क पहना है और खामोशी से उसके सामने खड़ा है। इस बीच किम पहले ही मार्केट से बाहर आ चुका है और चैन की सांस ले रहा है कि वो सही सलामत बाहर निकल आया। उसी पुराने कैफे में वापस आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार बड़ी खबर यह है कि उसकी पैसों की प्रॉब्लम ऑफिशियली सॉल्व हो गई है। अपने बैंक बैलेंस पर एक नजर डालना ही उसे मुस्कुराने के लिए काफी है। अगर वो ये सब खर्च भी कर दे तो भी उसे पता है कि उसके पास बाद में बेचने के लिए वॉल्ट में और भी चीजें हैं। वो ये सब सोच रहा होता है, एक अननोन नंबर से आई अचानक कॉल उसे चौंका देती है। वो फोन उठाता है और तुरंत चिढ़ जाता है। वो इंस्ट्रक्टर लिली है जो उसे लंच के लिए इनवाइट कर रही है। किम ये सोचकर हैरान है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। वो सुनता है जब वो बताती है कि उसने अपने इंस्ट्रक्टर प्रिविलेज का इस्तेमाल किया। लंच के लिए फिर जोर देती है, फिर अचानक फोन काट देती है, जिससे किम कंफ्यूज हो जाता है। एक पल के बाद वो सिर हिलाता है और सोचता है कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि अभी उसके पास करने को कुछ और नहीं है, और अगर उसे इससे फ्री का खाना मिल सकता है तो क्यों नहीं। मार्केट में वापस मॉरिस बिल्कुल जम गया है, अपने सामने खड़ी मास्क वाली आकृति से बुरी तरह डरा हुआ। वो पूछता है कि वो आदमी वहां क्यों है, लेकिन वो अनजान आदमी मॉरिस को उसके नाम से बुलाता है और पूछता है कि क्या उनका रिश्ता सच में इतना खराब है। अभी मॉरिस को एहसास होता है कि वो किससे बात कर रहा है, मार्केट का मालिक
जिसे सब ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। ये जानकर मॉरिस थोड़ा बेचैन हो जाता है। मार्केट ओनर का खुद चलकर किसी मर्चेंट के पास आना बहुत ही कम होता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ब्लैक कैट जैसा बंदा उससे क्यों मिलना चाहेगा। ब्लैक कैट ने टेबल पर हाथ पटकते हुए असली वजह बताई। पहली बार मॉरिस ने ऑक्शन के लिए एक अनोनिमस एप्लीकेशन जमा की है। ये सुनकर मॉरिस को तुरंत गुस्सा आ जाता है। वैसी की तो ऐसी की तैसी, अगर ब्लैक कैट को पता चल गया है तो फिर ये सीक्रेट कहाँ रहा। लेकिन मार्केट ओनर ने जल्दी से सब साफ कर दिया। उसने समझाया कि वो असली मालिक नहीं है बल्कि उसका कॉन्स्टलेशन है और वो सीधे उसकी सेवा करता है, इसलिए वो कोई भी जानकारी देख सकता है। इतना बताने के बाद ब्लैक कैट उन चीजों को देखने की डिमांड करता है जिन्हें मॉरिस ऑक्शन में बेचना चाहता है। भले ही मॉरिस अभी भी चिढ़ा हुआ था, फिर भी वो मान गया। हालांकि उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था, चाहे आर्टिफैक्ट एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन का ही क्यों न हो। ब्लैक कैट का खुद इतना इंटरेस्ट दिखाना बहुत अजीब बात है। मॉरिस बैग निकालता है और जैसे ही ब्लैक कैट सामान चेक करता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अंगूठियों ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। उसे वो उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगी और उसने धीरे से कहा कि ये चीजें बहुत ही ऊंचे दाम पर बिकेंगी। मॉरिस इस रिएक्शन से कंफ्यूज है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कॉन्स्टलेशन सिस्टम की एक नोटिफिकेशन विंडो ब्लैक कैट के सामने फ्लैश होने लगी। उसमें लिखा था कि दूसरी साइड का एक कॉन्स्टलेशन काफी हैरान नजर आ रहा है। ये जानकर ब्लैक कैट वहीं जम गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो कॉन्स्टलेशन हर हाल में ये रिंग चाहता है। वल्हाला के एक आरामदायक रेस्टोरेंट के अंदर किम और लिली एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं जहां बहुत सारा खाना सजा हुआ है। लिली ने अपने कांटे से पास्ता घुमाया, उसे चखा और मुस्कुराते हुए कहा कि ये कितना टेस्टी है। हमारा लड़का एकदम खामोश है और दूसरी तरफ देख रहा है। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। लिली उसका ध्यान भटका हुआ देखती है और पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। वो आखिरकार जवाब देता है और हैरानी से पूछता है कि वल्हाला में ऐसी जगह की क्या जरूरत है। लिली समझाती है कि स्कूल कैफेटेरिया के अलावा यहाँ फैकल्टी के लिए खास रेस्टोरेंट्स भी हैं। किम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस उसे देखता है और पूछता है कि उसे यहाँ बुलाने की असली वजह क्या है। ऐसे ही वो खाना शुरू करता है। लिली अपना असली इरादा बताती है कि वो उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहती है। हमारा हीरो तुरंत मना कर देता है, लेकिन लिली उससे कहती है कि इतनी रूखी प्रतिक्रिया देने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लो। वो फायदे गिनाती है, जैसे स्कॉलरशिप, उसके साथ थीसिस लिखने का मौका और मॉन्स्टर रिसर्च की फील्ड में नाम कमाने का चांस। इतने सारे वादों के बावजूद, जैसे बाहर की दुनिया में ज्यादा जाना और फ्यूचर के मौके, किम पर कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। उसका ध्यान किसी और चीज पर है, आई ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट ढूंढना, जो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से जुड़ा एक आर्टिफैक्ट है। उसकी प्रायोरिटी कुछ और ही है। यहाँ तक कि जब लिली चोई आरिन और उसके निकाले जाने जैसी सेंसिटिव जानकारी की बात करती है, तब भी किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने काम की कोई बात नहीं सुनी और वो अब जा रहा है। लिली चिढ़ जाती है और जोर देती है क्योंकि उसने जानकारी शेयर की है, तो बदले में उसे भी कुछ बताना चाहिए। किम मना कर देता है और कहता है कि उसने ये सब नहीं मांगा था। फिर वो उसके पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठाता है कि जो इंसान पर्सनल लाइफ में इतना बचकाना हो सकता है, वो क्लासरूम में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। लिली सीरियस होकर जवाब देती है कि उसकी ये सख्ती जिम्मेदारी की वजह से है। मॉन्स्टर हंटिंग में स्टूडेंट्स की जान सही ट्रेनिंग पर टिकी होती है और थोड़ी सी भी ढील बड़ी गलती बन सकती है। उनको ये बात समझ आती है। वो उसकी मेहनत की तारीफ में हल्की सी मुस्कान देता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो लिली उसे जानकारी के बदले एहसान चुकाने को कहती है, लेकिन वो अपनी जेब में हाथ डालकर चलता रहता है और कहता है कि उसका लिली पर कोई कर्ज नहीं है। सेहुंग में चोई जिन फैमिली की बड़ी हवेली में मुखिया चोई जोंग सोक, जो ट्रू हिस्ट्री गिल्ड का मास्टर, और चोई जिन क्लैन का हेड है, अपनी फैमिली के 2 यंग मेंबर्स के साथ बैठा है। उसके सामने उसका बड़ा बेटा चोई जिन जियोन, जो गिल्ड का अटैक लीडर है, और उसकी नाजायज बेटी चोई आरिन बैठे हैं। मीटिंग की वजह यह है कि आने वाले वारिस के चुनाव के लिए जोंग सोक को उनके इरादों को परखना है। वो उनके सामने ब्लू मून स्वॉर्ड रखता है, जो एक पवित्र हथियार है और खानदान के असली वारिस की निशानी है। शर्त बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त है। जो भी सिलेक्शन में फेल होगा उसे हमेशा के लिए फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद जिन जियोन और आरिन दोनों इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग के बाद घमंड से भरा जिन जियोन आरिन का रास्ता रोकता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक नाजायज औलाद है और उस पोजीशन के पीछे भाग रही है जो उसे कभी मिल ही नहीं सकती। वो बड़ी बेरहमी से उसे चेतावनी देता है कि वो इस लायक नहीं है क्योंकि उसके पास कॉन्स्टलेशन प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि जिन जियोन के पास एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। लड़की चुप रहती है और अपना दर्द पी जाती है, लेकिन उसकी भींची हुई मुट्ठियां बताती हैं कि वो हार नहीं मान रही। जिन जियोन के जाने के बाद उसे अपनी माँ के थके हुए चेहरे की धुंधली याद आती है और वो वादा याद आता है कि आरिन को खानदान का मुखिया बनना चाहिए और बिना किसी पाबंदी के जीना चाहिए। उस याद ने उसके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। इसी बीच एकेडमी में किम शांति से क्लास में बैठा है और इंस्ट्रक्टर आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स के बारे में बता रहा है। बार्श उसकी तैयारी की कमी पर चिंता जताता है। वो हैरान है कि किम को ये तक नहीं पता कि एग्जाम पास आ गए। हमारा लड़का मानता है कि उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया,
और अब उसकी ये गलती उसे भारी पड़ने वाली है। इंस्ट्रक्टर क्लास को याद दिलाता है कि वल्हाला में मिड टर्म एग्जाम बहुत मायने रखते हैं, खासकर उनके लिए जो यहाँ टिके रहना चाहते हैं। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही है जब इंस्ट्रक्टर आने वाले मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस बता रहा है। वो उन्हें वार्निंग देता है कि जिस स्टूडेंट का स्कोर सबसे कम होगा उसे निकाल दिया जाएगा। सख्त वार्निंग के साथ वो सबको अपना बेस्ट देने के लिए कहता है। तुम चुपचाप ये सब सुन रहा है, लेकिन उसे पता है कि रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल से ज्यादा जरूरी है। सोचते सोचते उसे एहसास होता है कि उसे खुद नहीं पता वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया, जबकि उसका असली मकसद तो ग्रेट फॉरेस्ट पहुंचना था। किम फिर बार्श को देखता है जो अपने हाथ सामने बांध कर खड़ा है। वो पूछता है कि क्या टावर मास्टर कभी सारी क्लासेस में गया है, जिसका वो हाँ में जवाब देता है। हालांकि वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। लड़का बड़े आराम से कह देता है कि बार्श उसके लिए टेस्ट लिखेगा, जिससे टावर मास्टर हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। वो किम के प्लान पर अपनी नाराजगी जताता है और कहता है कि ये गलत है, लेकिन हमारा हीरो जोर देता है कि टेस्ट उसकी मदद से ही लिखा जाएगा। क्लास खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर सबको गुड लक कहता है और स्टूडेंट्स अपना सामान समेटने लगते हैं। किम जाने की तैयारी कर ही रहा था कि आर्यन उसके पास आती है। वो पूछती है कि क्या वो आज ट्रेनिंग करेंगे, और वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। जब वो अपनी तलवारबाजी सुधारने की इच्छा जताती है तो किम को लगता है कि अब उसकी अधूरी ट्रेनिंग पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। वो कहता है कि भले ही पहले के सेशंस तलवारबाजी पर नहीं थे, पर वो उसे सिखा सकता है कि तलवार सही से कैसे चलाते हैं। दोनों फिर ट्रेनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं, जहां आर्यन किम के सामने खड़ी हो जाती है और किम के हाथ में अब एक तलवार है। वो एक हाथ में तलवार पकड़कर उसकी तरफ इशारा करता है और पूछता है कि उसने आखिरी बार कब प्रैक्टिस की थी। वो बताती है कि जब से उसने उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की है तब से प्रैक्टिस नहीं की। उससे कुछ और सवाल पूछने के बाद वो उसे अपनी तलवार निकालने को कहता है। किम अपनी तलवार निकालती है और किम की सलाह मानते हुए अपनी पकड़ बदलती है और अपनी उंगलियों से उसे मजबूती से थाम लेती है। बदलाव तुरंत दिखता है। वो हैरान रह जाती है कि तलवार कितनी ज्यादा स्टेबल महसूस हो रही है और उसकी पावर कैसे सेटल हो रही है, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमारा हीरो उसे चील की तरह देख रहा है और उसे पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल देता है। रिन अपने स्टैंस में आती है, अपनी नसों में बिजली जैसी एनर्जी महसूस करती है और एक झटके में उस पर टूट पड़ती है। किम उसे बिना किसी मशक्कत के रोक लेता है। हालांकि वो उसकी अचानक बढ़ी हुई स्पीड की तारीफ जरूर करता है। ट्रेनिंग जारी रहती है और किम उसे टोकता है कि उसे अपने पैरों में मैजिक फ्लो को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। रिन एक सेकंड के लिए रुकती है, फोकस करती है और इस बार पहले से भी तेज उस पर झपटती है। किम बड़े आराम से बच निकलता है और उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहता है कि उसे बॉडी रोटेशन पर फोकस करने की जरूरत है। उसका तलवार वाला हाथ इंटेंसिटी की वजह से कांपने लगता है, लेकिन वो उसके फीडबैक पर पूरी तरह फिदा है और रुकने का नाम नहीं लेती। वो फिर से भिड़ते हैं, तलवारें टकराती हैं और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। लड़ाई के बीच आर्यन का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन किम अभी भी इजी मोड पर खेल रहा था और बड़े आराम से सब कुछ ब्लॉक कर रहा था। वो जितनी देर लड़ते हैं आर्यन उतनी ही थकने लगती है, लेकिन हर टक्कर के साथ वो और भी शार्प होती जा रही है। वो थक कर चूर है, लेकिन उसे समझ आ रहा है कि किम के छोटे छोटे टिप्स उसकी तलवारबाजी के लिए चीट कोड की तरह काम कर रहे हैं। आखिरकार सेशन खत्म होता है और किम नोटिस करता है कि 1 घंटा हो चुका है। रिन बुरी तरह थक कर फर्श पर गिर जाती है और अपनी सांसें वापस लाने की कोशिश करती है। हमारा लड़का बिना परेशान हुए अपना हथियार रखता है और बूथ की तरफ चल देता है, जबकि वो वहीं लेटी रिकवर होने की कोशिश कर रही है। रिन सोचती है कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद से उसकी तलवारबाजी कितनी बेहतर हो गई है। वो जानती है कि वो पहले से काफी बेहतर हो गई है। हालांकि वो अभी भी किम का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही वो अपने माथे से पसीना पोंछती है, वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछती है कि क्या वो अगली बार भी उसके साथ प्रैक्टिस करेगा। लड़का उसकी रिक्वेस्ट पर थोड़ी देर विचार करता है। उसे आर्यन को सिखाना पसंद है और वो उसके टैलेंट को पहचानता है, जो ट्रेनिंग के बाद से काफी बढ़ गया है। उसे एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान ही उसकी काबिलियत का अंदाजा हो गया था। हालांकि अब ये काफी अलग है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद किम मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ट्रेनिंग उसके खुद के लिए भी फायदेमंद रही है। अगर ये 300 साल पहले का समय होता तो वो उसकी शिष्या बनने के लायक होती। जब लड़की फिर से पूछती है तो किम मजाक में मना कर देता है, लेकिन आर्यन इसे सीरियसली मान लेती है, जैसे वो सब समझ गई हो। उसे समझ आ गया है कि उसकी गाइडेंस फॉलो करने से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा लड़का उसके जवाब से थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन आखिरकार सेशन खत्म करता है और आर्यन अलविदा कहकर निकल जाती है। 2 हफ्ते बाद वल्हाला स्टेडियम में, जहां स्टूडेंट्स की भीड़ जमा है, सोयोन अपनी तलवार पकड़े कहती है कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद वो यहाँ पहली बार आई है। से ह्यूक भी वहीं भीड़ में है और नोटिस करता है कि कितने सारे नए स्टूडेंट्स जमा हुए हैं। आर्यन भीड़ में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है, जबकि किम जेब में हाथ डाले इवेंट को लेकर थोड़ा क्यूरियस लग रहा है। बार्श बताता है कि उनके टीचर ने इस मीटिंग के बारे में 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था। अभी माहौल बदलता है और एक भारी आवाज सबको ध्यान देने को कहती है, जिसका मतलब है कि मिड टर्म एग्जाम का अनाउंसमेंट शुरू होने वाला है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से खड़े हो जाते हैं
जब मिड स्टेज प्रैक्टिकल असेसमेंट की घोषणा की जाती है। इस बार के असेसमेंट में एक डंजो अटैक शामिल है। जब ली समझा रहा होता है तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। वो बताता है कि सबको टीम बनाकर आर्टिफिशियल डंजो में जाना होगा और उनके आसपास कई डंजो दिखाई देने लगते हैं। स्टूडेंट्स अपनी खुद की टीमें बनाने के लिए फ्री हैं। सलाह दी गई है कि हर टीम में 8 लोग हों, लेकिन वो अपनी जरूरत के हिसाब से ये संख्या बदल सकते हैं। किम शांति से सुनता है, जबकि ली नियमों के बारे में बताना जारी रखता है। उनका स्कोर इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने डंजो अटैक के दौरान कितना योगदान दिया है। 5 घंटे का एक टाइमर सामने आता है और ली सख्ती से वार्निंग देता है कि टाइम लिमिट के अंदर खत्म न करने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो योन ये देखकर हैरान है कि डिफिकल्टी लेवल रैंक F रखा गया है। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, स्टूडेंट्स टीम बनाने के लिए अफरा तफरी करने लगते हैं। कुछ लोग दूसरों को आवाजें दे रहे हैं ताकि मेंबर्स जमा कर सकें। सो योन सब चेक करती है और उसे पता है कि उसकी टीम को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो ज्यादा डैमेज दे सके। वो थोड़ी हिचकिचाती है, फिर फैसला करती है कि 6 लोगों के साथ वो ये काम आसानी से कर सकते हैं और इससे उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी मिलेगा। उसे भरोसा है कि ग्रुप मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि असली मकसद अपनी एबिलिटी को साबित करना है। ली बड़े इंटरेस्ट के साथ इस शोर शराबे को देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि सोयोन जैसे रई स्टूडेंट्स पहले से ही एग्जाम के असली मतलब को जानते हैं। दूसरों के लिए ये काफी मुश्किल है और ली जानता है कि 8 और यहाँ तक कि 20 लोगों की टीमें भी बनाई गई हैं। हालांकि उसे ये भी पता है कि मिसमैच टीमों में आपसी झगड़े होंगे, जो ऐसे असेसमेंट्स में आम बात है। जैसे ही डंजो असेसमेंट शुरू होता है, ली इंस्ट्रक्टर को बताता है कि करीब 30 मिनट में सब लोग डंजो के अंदर होंगे। वो उसे तैयार रहने और पॉइंट्स गिनना शुरू करने की सलाह देता है। मैदान में खड़ा है और देख रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स बिखर रहे हैं, टीमें बना रहे हैं और डंजो के अंदर जा रहे हैं। वो सोचता है कि क्या जो स्टूडेंट्स पहले अंदर चले गए हैं उन्होंने पॉइंट्स कमाना शुरू कर दिया है। इन भी पीछे रुकी हुई है और दूसरे स्टूडेंट्स पर नजर रख रही है। किम उसके पास जाता है क्योंकि उसने देखा कि वो अभी तक अंदर नहीं गई है। वो उससे पूछता है कि उसका क्या प्लान है, क्योंकि लगभग बाकी सब लोग अंदर जा चुके हैं। लड़की जवाब देती है कि वो वैसा ही करेगी जैसा उसने ट्रेनिंग के दौरान सिखाया था। हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर उसे समझ आता है कि वो पिछले सेशंस की उसकी गाइडेंस फॉलो करने की कोशिश कर रही है। वो उसे बताता है कि वो डंजो में अकेला जा रहा है और उसे भी ऐसा ही करने की सलाह देता है। लड़की बिना डरे किम को डंजो की तरफ जाते हुए देखती है। कुछ स्टूडेंट्स उसे अकेला खड़ा देखकर पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो चो या रिन है। वो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता देते हैं ताकि उनकी 8 लोगों की टीम पूरी हो जाए। हालांकि वो मना कर देती है और कहती है कि वो डंजो में अकेली जाएगी। जब स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और वार्निंग देता है कि वो फेल हो सकती है, तो आर्यन उसे भरोसा दिलाती है कि किम ने कहा है कि ये मुश्किल नहीं होगा। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसी बीच स्टेडियम अब खाली है और ऑब्जर्वेशन रूम टीचर्स और स्टाफ से भरा है, जो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देख रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स को डंजो में मॉन्स्टर्स मिलते हैं, स्कोर दिखना शुरू हो जाते हैं। यूं क्यूंग ह्यून को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। एक लड़की जो डर के मारे अपना बैग पकड़े है उसे 3 और कॉन्फिडेंट दिख रहे यूं को 1 पॉइंट मिलता है। हर चीज पर करीबी नजर रखता है और इंस्ट्रक्टर धीरे से मानता है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। कैलकुलेशन एकदम सटीक है, जो एग्जाम की सख्ती को दिखाती हैं, लेकिन रिजल्ट एकदम सही है। ली, जो अपने सोल्जर के दिनों में मास्टर माना जाता था, हर सीन को बड़ी बारीकी से देख रहा है। ली का डंजो क्लियरिंग रेट भी 99% था। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ली का बड़ा एक्सपीरियंस उसे डंजो अटैक्स का सबसे अच्छा जज बनाता है, इसलिए वो इतनी सटीकता से पॉइंट्स देता है। ली की पैनी नजरें स्टूडेंट्स की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं, खासकर उन पर जो अमीर खानदानों से हैं। वो सोयोन से काफी इंप्रेस है, जिसने बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अपने ग्रुप की कमान संभाली है। वो अपनी टीम को फ्रंट लाइन ब्लॉक करने और साइड से हमला करने का हुक्म देती है और उन्हें अच्छे से गाइड करती है। जब एक ट्रोल उनकी फॉर्मेशन से टकराता है तो फ्रंट लाइन का एक फाइटर अपनी शील्ड से हमला रोकता है और हमला करने का मौका बना देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर पीछे खड़े साथी हमला कर देते हैं। जैसे ही एक तीर मॉन्स्टर को लगता है, सोयोन खुद आगे बढ़ती है और उस भटके हुए ट्रोल को एक ही वार में ढेर कर देती है। क्रीचर गिरकर गायब हो जाता है और ली ये सब स्क्रीन पर देखकर दंग रह जाता है। देखकर वो हैरान रह जाता है कि उसने कितनी आसानी से डंजो क्लियर कर लिया। ऐसी लीडरशिप के साथ वो जानता है कि सोयोन टॉप पर पहुंचने के रास्ते पर है। फिर भी उसका ध्यान जल्दी ही दूसरी तरफ चला जाता है और वो किम को देखने लगता है। उसे किम की पहली लड़ाई याद आती है, जहां उसने सोयोन को बड़ी आसानी से हरा दिया था। उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए ली सिस्टम में उसका नाम सर्च करता है, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं आता तो वो हैरान रह जाता है। सर्च इंजन, जिसे किसी भी स्टूडेंट की जानकारी ढूंढने के लिए बनाया गया है, उसमें कुछ नहीं मिलता। थोड़ी जांच के बाद ली को पता चलता है कि किम ने पहले ही 23 मिनट और 32 सेकंड में डंजो क्लियर कर लिया है, वो भी अकेले बिना किसी टीम के। ये खुलासा ली को चौंका देता है, क्योंकि एक 17 साल के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ली किम के डंजो क्लियर करने का फुटेज देख रहा है
और किम पूरी तरह से फोकस नजर आ रहा है। किम अपनी तलवार निकालकर शांति से खड़ा है और अपनी तरफ आते गोब्लिन्स का सामना कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ता है और एक ही बार में 2 हमलावरों को ढेर कर देता है। इससे पहले कि उनकी बॉडी जमीन पर गिरती, वो घूमता है और एक गोब्लिन के 2 टुकड़े कर देता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। एक पल के लिए उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी 2 बड़े गोब्लिन्स आ जाते हैं और बिना वक्त गंवाए अपनी गदा से उस पर हमला कर देते हैं। इतना होने के बावजूद किम बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो बड़ी आसानी से हमलों से बचता है, उनके ऊपर से कूदता है और चलते चलते ही दोनों मॉन्स्टर्स के सिर सफाई से काट देता है। देखते ही देखते एक के बाद एक वार से पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन टीम बस चुपचाप हैरान होकर देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद किम एक बहुत बड़े आर्मर्ड गोलेम के पास पहुंचता है। ली के मुताबिक इसे खास तौर पर मिड टर्म एग्जाम के लिए बनाया गया था और इसे इतना अपग्रेड किया गया था कि ये 8 लोगों की टीम का मुकाबला कर सके। गोलेम तुरंत किम पर हमला करता है, लेकिन फिर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्मूथ मोशन के साथ वो अपनी तलवार चलाता है और मौके पर ही उस मॉन्स्टर का सिर काट देता है। जैसे ही वो चीज गिरती है, ली अब हैरान होने का नाटक भी नहीं कर पाता। किम ने सिर्फ डंजन क्लियर नहीं किया, बल्कि उसने उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस पॉइंट पर मिड टर्म में फर्स्ट आना अब लगभग पक्का है। जैसे जैसे डंजन में स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स धीरे धीरे बाहर आते हैं, किम अपने हाथ जेब में डालकर शान से खड़ा रहता है और काफी कॉन्फिडेंट दिखता है। टर्म्स के बाद इंस्ट्रक्टर रिजल्ट्स चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि किम ने टॉप किया है। उसके बाद एरिन, सोयोन और बाकी लोग हैं। इंस्ट्रक्टर कुछ सोचते हुए हाथ में रिजल्ट्स लेकर ली के पास जाते हैं। इस अनपेक्षित नतीजे ने उन दोनों को हैरान कर दिया है। इंस्ट्रक्टर किम को फर्स्ट प्लेस पाते हुए देखते हैं, जबकि ली वहां खड़ा काफी इंप्रेस लग रहा है। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा, वो भी बिना किसी चोट के और इतनी आसानी से डंजन क्लियर करते हुए। थोड़ी देर बाद ली कहता है कि अगर किम ऐसे ही चलता रहा तो वो कोरिया की इंडस्ट्री में कदम रख सकता है और फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का टाइटल हासिल कर सकता है। इंस्ट्रक्टर ने शांति से पूछा कि क्या उस टाइटल का मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है। ये सुनकर ली रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर मानता है कि उसने काफी समय से ऐसा जीनियस नहीं देखा है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर टैबलेट की तरफ देखते हैं और ली की बात ध्यान से सुनते हैं जब वो सेकंड एग्जाम के असली सरप्राइज एरिन के बारे में बताता है। उम्मीद के उलट वो सेकंड प्लेस हासिल करने में कामयाब रही और उसने अकेले ही पूरा डंजन क्लियर किया, भले ही ये आसान नहीं था। ली बताता है कि एरिन हमेशा से शांत और मेहनती रही है, लेकिन अकेले डंजन क्लियर करना ये किसी ने नहीं सोचा था। उसने ये भी कहा कि अगर एग्जाम टीम फोकस्ड होता तो सोयोन की रैंक और बेहतर होती। फिर भी क्योंकि इवैल्यूएशन सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर था, इसलिए किम और एरिन सबसे ज्यादा चमके। ली इंप्रेस तो है, लेकिन वो उनके तरीके दूसरों को बताने से मना करता है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स वैसा नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर ये समझते हुए रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एरिन को पहले देखा है जब वो चोई जिन गिल्ड को लीड कर रहे थे। वो इस बात से हैरान है कि उसने अकेले डंजन कैसे संभाला, लेकिन जल्दी ही किम के साथ किसी भी कनेक्शन को दिमाग से निकाल देते हैं। ब्रेक की जरूरत महसूस करते हुए इंस्ट्रक्टर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड के पास इकट्ठा होते हैं और बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं। बोर्ड पर रिजल्ट्स लगा दिए जाते हैं जहां किम और एरिन के नाम सबसे ऊपर दिख रहे हैं। रॉकडिल, जो 8वें नंबर पर है, काफी परेशान दिखता है और यूरिया से पूछता है कि क्या डिसेरा कोरिया में है। जब यूरिया हाँ कहती है तो वो परेशान बच्चा उसे तुरंत उससे कांटेक्ट करने को कहता है। वे जल्दी से निकलते हैं और सियोल पहुंच जाते हैं, जहां वे एक बड़ी बिल्डिंग में घुसते हैं। बटलर उनका स्वागत करता है और कोई रॉकडिल को भाई कहकर हाथ हिलाता है। ये डिसेरा है, जो व्हाइट सूट और अंगूठियां पहनकर टेबल पर बैठा है। उसके सामने बैठ जाता है और यूरिया उसके बगल में खड़ी होती है जब वे खाना शुरू करते हैं। डिसेरा लालच से खाना खाता है, जबकि वो चुपचाप बस उसे देखता रहता है। डिसेरा पूछता है कि किम कौन है और रॉकडिल उसे एक बेवकूफ फ्रेशमैन कहकर टाल देता है। रॉकडिल आगे बताता है कि उस लड़के ने उसे काफी निराश किया है क्योंकि वो एक मामूली बैकग्राउंड से है और वो चाहता है कि डिसेरा उसे देख ले। डिसेरा अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे किम को जान से मारने की परमिशन है। रॉकडिल मुस्कुराते हुए कहता है कि फैसला डिसेरा का ही होगा। डिसेरा खड़ा होता है और कमेंट करता है कि ये सिचुएशन पहले से अलग है और तैयारी करना जरूरी है। फिर वो यूरिया की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उसकी वजह से पैलेस फैमिली के साथ पुरानी लड़ाई काफी बढ़ गई है। यूरिया काफी घबरा जाती है और नीचे देखने लगती है। डिसेरा कहता है कि पैलेस फैमिली की अफवाहें बहुत ज्यादा फैल गई हैं, जिससे वैल्हाला के किसी भी इंसान को मारना मुश्किल हो गया है। रॉकडिल शांति से उसे यकीन दिलाता है कि काम के लिए सारी तैयारियां कर ली जाएंगी। डिसेरा मुस्कुराता है और इसे संभालने के लिए एक अच्छे रिवॉर्ड की मांग करता है। एक हफ्ते बाद किम हाथ में एक स्टेटमेंट लिए कॉरिडोर में चल रहा है। वो बात से बात कर रहा है, जो उससे पूछता है कि क्या ये स्टेटमेंट एक और लीव के लिए है। वो कंफर्म करता है कि हाँ, ऐसा ही है। हालांकि वो पिछले कुछ समय से ज्यादा बाहर नहीं निकला है। बाज कहता है कि उसने सुना है कि एग्जाम पास करने पर एक एक्स्ट्रा एग्जिट परमिट मिलता है,
जिसे किम भी मानता है। हमारा हीरो समझाता है कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए उसे अपने नोट्स ढूंढने होंगे। बाज आगे देखते हुए पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सीन सुवोन के एक जंगली इलाके में शिफ्ट होता है, जहाँ किम हुड पहनकर हाथ में फोन लिए चल रहा है और कंफर्म कर रहा है कि वो सही जगह पर है। जैसे ही वो आसपास देखता है, कोई उसे आवाज देता है और किम ऊपर देखता है तो उसे डिसेरा एक गंदी स्माइल के साथ सामने खड़ा दिखता है। ये शाम का वक्त है और मार्केट के 7वें एरिया की एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर पूरा चांद दिख रहा है। इसी बीच ब्लैक कैट एक खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है। थोड़ी झिझक के बाद उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आता है जिसमें रिंग के आने के बारे में पूछा गया है। वो शांति से जवाब देता है कि वो रास्ते में है और नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से ही आएगी। हालांकि जैसे जैसे मैसेज जारी रहता है, वो अजीब और बार बार आने लगता है, जैसे सामने वाला बहुत बेचैन हो। जब मैसेज बार बार आता रहता है तो ब्लैक कैट सोचना शुरू करती है। तबाही के दौर के आर्टिफैक्ट्स पर अपनी पुरानी रिसर्च को याद करते हुए उसे ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं दिखा। उसका ध्यान टेबल पर रखी एक चमकती हुई चीज पर जाता है। जैसे ही वो पास जाता है, उसे उसमें से नीले रंग के पार्टिकल्स निकलते हुए दिखते हैं। ये वही रिंग है और इसे देखकर ब्लैक कैट को चैन मिलता है, क्योंकि अब वो इसे अपने सीनियर को दे सकती है ताकि वे चुप हो जाएं। वो रिंग का बॉक्स उठाता है और अंदर रखी रिंग से मैजिक पावर निकल रही होती है। उसे अपने हाथों में पकड़कर वो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सोचता है और फिर कॉन्स्टलेशन को पुकारता है। हालांकि वो तब हैरान रह जाता है जब सिस्टम मैसेज पागलों की तरह बार बार आने लगता है, जैसे रिंग का आना बहुत अर्जेंट हो। वापस जंगल में किम डिसेरा के सामने खड़ा है, जो उससे पूछता है कि क्या वो सच में जानना चाहता है कि वो कौन है। हमारा हीरो थोड़ा रुक कर गैस करता है कि वो उससे कुछ चाहता है। डिसेरा इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि और क्या वजह हो सकती है कि वो उससे इस सुनसान पहाड़ पर मिलने आया है। किम बेखौफ होकर उसके इरादों का अंदाजा लगाता है और कहता है कि तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। डिसेरा उसके तेज दिमाग की तारीफ करते हुए मुस्कुराता है। वो यंग हीरो अपना बैग फेंक कर और हुड उतार कर बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही उसके प्लान को समझ लिया था। डिसेरा का चेहरा बदल जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ फैलाते हुए किम को बेवकूफ कहता है। फिर वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और बड़बड़ाता है कि वैल्हाला के नंबर 1 रैंक वाले को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वो उस पर जोर से वार करता है, लेकिन हमारा लड़का बस अपनी बॉडी को थोड़ा झुकाकर हमले से आसानी से बच जाता है। उसके पंच से बचने के बाद उस वार की ताकत से पास के एक पेड़ में गहरा क्रैक आ जाता है। डिसेरा मुस्कुराते हुए किम को देखता है और कहता है कि अगर वो नहीं बचता तो उसका काम तमाम हो जाता। लड़का हंसते हुए मजे से कहता है कि ये पंच बहुत ज्यादा स्लो था। फिर वो सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो समझ जाता है कि उसके दुश्मन की ताकत सहयोग के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा है, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी के लिए सीधे लड़ना खतरनाक हो सकता है। किम तुरंत एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाता है। वो मुड़ता है और भागने लगता है। डिसेरा पहले तो उसके अचानक भागने से कंफ्यूज हो जाता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी जगह किसी के लिए भी ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि रुकने का मतलब हार होता। वो किम को रोकने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक हमारा लड़का रुकता है, मुड़ता है और अपना हाथ हिलाता है। डिसेरा का मजाक उड़ाता है कि उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और देखते ही देखते उसके काफी करीब पहुंच जाता है, इससे पहले कि दुश्मन कुछ कर पाता। किम उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। डिसेरा जमीन पर पड़ा होता है। किम मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा होता है और अपना पैर उठाता है ताकि आखिरी वार कर सके। डिसेरा दर्द में चिल्लाते हुए किसी तरह रोल करके बच जाता है और उस किक से बाल बाल बचता है। किम शांति से डिसेरा की किस्मत पर कमेंट करता है और वही शब्द दोहराता है जो कभी डिसेरा ने उससे कहे थे। गुस्से में डिसेरा खड़ा होता है, अपने चोटिल चेहरे को सहलाता है और उसकी ताकत पर सवाल उठाता है। किम मुस्कुराते हुए जवाब देता है और हिंट देता है कि डिसेरा को वैल्हाला में उसकी रैंक के बारे में पता होना चाहिए। डिसेरा अपने चोटिल चेहरे के साथ अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उसे वेंट्रिक फैमिली के घर में बीता अपना बचपन याद आता है, जहां उसे सिर्फ अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ाने के लिए पाला गया था। बचपन से ही उसमें एलिक्सर्स के लिए टैलेंट था और वो कई तरह के ड्रिंक्स पीता था, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। 16 साल की उम्र तक वो ज्यादातर बड़ों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके पेरेंट्स उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते थे, लेकिन डिसेरा को उनका कंट्रोल पसंद नहीं था। वो बुरी तरह मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो अब उनके दबाव में नहीं रहना चाहता था। जब डिसेरा अपने पेरेंट्स के ही खिलाफ हो गया तो वे हैरान रह गए। उसने उन्हें बेरहमी से पीटा, के सामने मुट्ठी भींचकर और गंदी स्माइल के साथ खड़े होकर उसने साफ कर दिया कि उसे अब अपनी फैमिली की परवाह नहीं है। उसकी बेहिसाब ताकत की वजह से वो बिना सोचे उनसे सारे रिश्ते तोड़ पाया। अपने पास्ट को याद करते हुए डिसेरा को याद आया कि कैसे वो दूसरों के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहा। उसे एक ऐसी औरत ने बाहर निकाल दिया जो खुद को फैमिली का हेड समझती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दुनिया में जहां पैसा सब कुछ ठीक कर देता है, अपनी फैमिली से आजाद होकर वो और भी निडर हो गया। उसे रॉक डिल के साथ अपनी मीटिंग याद आती है, जहां उसने पैसे तो ऑफर किए थे, लेकिन डिसेरा को किम में ज्यादा इंटरेस्ट था।
डिसेरा गलियों में घूमते हुए किम के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने वैल्हाला एग्जाम टॉप किया और कैसे वो एक पागल की तरह गिल्ड गाइड्स को बाहर निकाल देता है। वो इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि किम के साथ लड़ने में मजा आएगा, लेकिन जब उसने उसका सामना किया तो वो कंफ्यूज हो गया और बुरी तरह पिट गया। वो यंग हीरो हाथ जेब में डालकर डिसेरा के सामने खड़ा है और उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता जब दुश्मन उससे पूछता है कि वो इतनी ताकत के लिए क्या इस्तेमाल करता है। किम हंसता है और इस बात को मना कर देता है कि वो किसी एलिक्सर पर डिपेंड है। वो डिसेरा का मजाक उड़ाता है और समझ जाता है कि डिसेरा की ताकत उन एलिक्सर से आती है जो उसने बचपन में पिए थे। डिसेरा ये जानकर हैरान है कि किम बिना किसी बाहरी मदद के इतना ताकतवर कैसे है। हमारा लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि उसकी ताकत उसकी अपनी ट्रेनिंग से आई है, किसी जादुई चीज से नहीं। हीरो मुस्कुराते हुए डिसेरा की ताकत की तुलना सेह्यूग से करता है, जिससे डिसेरा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि उसे पता है कि उसे इसे यूज करने की परमिशन नहीं है। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता और एक डार्क पर्पल ब्लेड निकालता है जो काली शक्तियों से भरी होती है। किम उसे ध्यान से देखता है और उसके पीछे की ताकत को पहचान लेता है। डिसेरा का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो कहता है कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, हमारा हीरो उस पर टूट पड़ता है। बिना किसी वार्निंग के वो उसके चेहरे पर किक मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। किम शांति से उसका मजाक उड़ाता है कि उसे हमले से पहले बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। सेरा एक पेड़ से टकराता है और किम तुरंत उसके पास पहुंचकर एक जोरदार वार करता है, जिससे पेड़ का तना टूट जाता है और डिसेरा बेहोश हो जाता है। किम उसके बाल पकड़कर उसका सिर उठाता है और एक स्माइल के साथ उससे बात करता है। वो डिसेरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एलिक्सर पीने वाला इतनी आसानी से नहीं मर सकता। हमारा हीरो साफ कर देता है कि अगर उसने सिर्फ चोट पहुंचाई होती तो वो उसे छोड़ देता, लेकिन चूंकि डिसेरा उसे जान से मारना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। जैसे ही किम फिर से हमला करने की तैयारी करता है, वो कहता है कि उसे एक सवाल पूछना है, लेकिन सवाल से पहले वो एक और पंच डिसेरा की तरफ चला देता है। इसी बीच बेचारा डिसेरा बस उसे रुकने के लिए चिल्लाता रह जाता है। वेल की डॉर्मेट्री में रॉकडिल अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा है कि डिसेरा ने अब तक किम का काम तमाम कर दिया होगा। वो मान लेता है कि डिसेरा ने किम को मार दिया है और उसे इस बात की तसल्ली है कि ये सब अकेडमी के अंदर नहीं हुआ। उसका फोन वाइब्रेट होता है और जब वो उठाता है तो उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। वो फिर से कोशिश करता है और इस बार उसे डिसेरा के कराहने की आवाज आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रॉकडिल हैरान रह जाता है जब किम बोलता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर डिसेरा मर गया तो वो उसके लिए अगरबत्ती जलाएगा। किम की मौजूदगी और सिचुएशन अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। रॉकडिल परेशान होकर फोन काट देता है, जिससे किम को हैरानी होती है। उसे गुस्सा आता है कि रॉकडिल ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया, लेकिन फिर वो पिटे हुए डिसेरा को देखता है और सोचता है कि इसका क्या किया जाए। डॉर्मेट्री में रॉकडिल गहरी सोच में बैठा है जब यूरिया चाय लेकर आती है, लेकिन वो उसे जाने को कह देता है। वो फिर से पूछती है, लेकिन इस बार रॉकडिल गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे यहां से चले जाने को कहता है। यकीन नहीं हो रहा कि किम ने ये सब किया है और अब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई है। उसे पता है कि जल्द ही ये खबर वेंट्रिक फैमिली तक पहुंच जाएगी और हालात और भी बिगड़ जाएंगे। रॉकडिल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसे इस गड़बड़ की गहराई का अंदाजा हो गया है। हालांकि वो खुद को ये सोचकर दिलासा देता है कि किम अनाथ है तो शायद वो ज्यादा कुछ न कर पाए, लेकिन फिर भी उसे पता है कि वो अब लापरवाही नहीं बरत सकता। इसी बीच किम आराम से जंगल में चलते हुए अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है। बाज पूछता है कि क्या वो सच में डिसेरा को पेड़ के पास ही छोड़ने वाला है, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो सही वक्त आने पर इसकी रिपोर्ट करेगा और अभी कुछ नहीं करने वाला। बाज उसे मार देने का सुझाव देता है, लेकिन वो जवाब देता है कि पास्ट में उसने ऐसा किया होता, पर अब चीजें बदल गई हैं। वो अब किम ह्यून हो नहीं रहा, बल्कि किम जू ह्यूक नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। टावर मास्टर समझ जाते हैं और फिर डिसेरा द्वारा इस्तेमाल किए गए मैजिक के बारे में अपनी चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि ये मैजिक जाना पहचाना लग रहा है और अगर थोड़ा और बाहर आए तो पक्के तौर पर पता चल जाएगा। लड़का सुनता तो है, लेकिन वो तब इरिटेट हो जाता है जब बाज मैजिक से लोगों को पहचानने की बात करता है जो किम नहीं कर सकता। वो गुस्से में इस बात को अनसुना कर देता है। इसे नजरअंदाज करते हुए वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये वही हिडन साइड ऑफ द ब्लेड है जिसका डिसेरा ने जिक्र किया था, और बाज भी इसकी पुष्टि करता है। किम बेहोश डिसेरा के पास जाता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा, पर उसे याद आता है कि उसने उसका जबड़ा खिसका दिया था। वो आराम से उसे वापस सेट कर देता है और फिर पूछता है कि उसे किसने भेजा। डिसेरा चुप रहता है, लेकिन किम नहीं मानता और गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। डिसेरा की उंगलियों को मरोड़ता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो उसकी सारी उंगलियां तोड़ देगा। कुछ देर बाद डिसेरा बता देता है कि उसके पीछे रॉकडिल वेंट्रिक का हाथ है। वो सोचता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने पहले प्रॉब्लम खड़ी की थी, और डिसेरा से उसकी जड़ों के बारे में पूछता है। डिसेरा दर्द में भी मुस्कुराते हुए बताता है कि वो फर्स्ट काइंड का है और एक मर्सनरी के तौर पर काम करता है। किम उस टर्म को पहचानता है पर उसे बकवास कहकर टाल देता है और डिसेरा को एक घटिया गुंडा बुलाता है।
डिसेरा अपनी चोटिल उंगलियों को पकड़े हुए जवाब देता है कि फर्स्ट स्पीशीज हिडन साइड ऑफ द ब्लेड को पूछते हैं और वो उस कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है। डिसेरा मुस्कुराता है और दावा करता है कि अगर वो बेहतर तैयारी के साथ आता तो फाइट का रिजल्ट कुछ और होता और उसने किम को हरा दिया होता। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए अपने बाल ठीक करता है और उसे बेवकूफ कहता है और ये भी कहता है कि अगर डिसेरा ने पहले ही सब बता दिया होता तो शायद उसे छोड़ दिया जाता। फिर किम डिसेरा का जबड़ा तोड़ देता है जिसकी वजह से उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। बाद में किम शहर में बैठा हुआ अपने फोन पर कुछ सर्च कर रहा होता है। वो फर्स्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ता है जो एक बुरा ग्रुप है और हिडन साइड ऑफ द ब्लेड की पूजा करता है और उसे पता चलता है कि हर कोई उन्हें सिर्फ एक मामूली विलेन का ग्रुप मानता है। इरिटेट होकर किम सोचता है कि रॉकडेल से कैसे निपटा जाए जो अब भी उसके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। ठान लेता है और एक मैसेज टाइप करना शुरू करता है क्योंकि उसने प्रॉब्लम से निपटने के लिए मॉडर्न तरीका अपनाने का फैसला किया है। वो डिसेरा के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिसमें उसने फर्स्ट स्पीशीज के साथ अपने कनेक्शन की बात मानी है। इसी बीच लिली को किम का फोन आता है। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ काम करने और उसका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है, पर वो मना कर देता है और बदले में पूछता है कि क्या वो किसी न्यूज रिपोर्टर को जानती है। अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि वेंट्रिक फैमिली ने वैलहाला के स्टूडेंट्स को मरवाने की कोशिश की है। उसमें बताया गया कि कैसे वैलहाला का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो टहलने निकला था उस पर एक विलेन ग्रुप के मेंबर ने हमला किया, लेकिन उसने पलटकर हमला किया और उसे हरा दिया। उस स्टूडेंट ने सबूत भी दिए जो एक डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड थे और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया जिससे पूरा मामला साफ हो गया। आर्टिकल में वैलहाला एकेडमी और पुलिस की कस्टडी में डिसेरा की फोटोज भी हैं। ये साफ हो गया है कि जिस विलेन ने हमला किया था वो वेंट्रिक फैमिली का आदमी है, लेकिन उस स्टूडेंट की बहादुरी और सबूतों ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने हमले का शिकार होने के बाद विलेन को वैलहाला के हवाले कर दिया। फ्रेशमैन ने उस विलेन से सारी जानकारी निकलवाने के बाद उसका जुर्म कबूल करते हुए रिकॉर्डिंग भी कर ली। रिकॉर्डिंग में विलेन का कन्फेशन है जिससे पता चलता है कि वेंट्रिक फैमिली के बेटे और वालहला के स्टूडेंट रॉकडेल वेंट्रिक ने ही फ्रेशमैन पर इस पूरे अटैक की प्लानिंग की थी। इसकी वजह से वेंट्रिक फैमिली को अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट तैयार करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसी बीच कमेंट्स में बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अटैकर को हराने वाला स्टूडेंट किम है। बाकी लोग कह रहे हैं कि ये खबर पहले ही फैल चुकी है और कुछ तो वेंट्रिक फैमिली की इस लापरवाही का मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्हें लगता है वो किम के सामने टिक पाएंगे। अपना लड़का टेबल पर पैर रखकर बैठा है और मुस्कुराते हुए कमेंट्स पढ़ रहा है। बार्श कहता है कि जो इंसान 300 साल पहले रहता था उसने आज की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लड़ाई के तरीकों को बहुत अच्छे से अपना लिया है। वो लड़का समझाता है कि न्यूज के साथ अपडेट रहकर ही वो आज के वक्त के हिसाब से खुद को ढाल पाया है। बार्श कहता है कि इससे किम का स्टेटस बढ़ेगा, जिस पर किम कहता है कि उसने तो बस रॉकडेल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया ने इसे फटाफट पब्लिश करके वेंट्रिक फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जल्द ही वेंट्रिक फैमिली की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। फैमिली की हेड एडेलिया अंदर आती है और बोलना शुरू करती है और वालहला एकेडमी के स्टूडेंट से माफी मांगती है। वो कहती है कि ये अटैक डी सेरा ने किया है जिसे वेंट्रिक फैमिली से बाहर निकाला जा चुका है। वो साफ करती है कि डी सेरा का ये कहना कि रॉकडेल ने आर्डर दिया था अपनी मुश्किल से बचने के लिए बोला गया एक झूठ है। इसलिए वेंट्रिक फैमिली इस घटना में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करती है। डी सेरा को बाहर निकालने के बावजूद फैमिली को लगता है कि उसकी हरकतों की भरपाई करना उनकी ड्यूटी है। वेंट्रिक फैमिली की हेड एडेलिया अनाउंस करती है कि वो खुद विक्टिम के पास जाकर इस घटना के लिए माफी मांगेगी। वो ये भी कहती है कि हालांकि वालहला एकेडमी में पढ़ रहा रॉकडेल वेंट्रिक शायद सीधे तौर पर इस क्राइम में शामिल नहीं है, फिर भी फैमिली उसे एक कड़ी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए घर वापस बुलाएगी। इसके अलावा फैमिली की भी जांच की जाएगी ताकि उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई शक न रहे। अपना स्टेटमेंट देने के बाद एडेलिया रिपोर्टर्स के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना चली जाती है, जिससे वो सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो विक्टिम से कैसी माफी मांगेगी। इसी बीच डरा हुआ रॉकडेल अपने फोन पर एडेलिया का अनाउंसमेंट देख रहा है। भी उसके पिता का फोन आता है जो उसे तुरंत इंग्लैंड लौटने का आर्डर देते हैं। रॉकडेल बुरी तरह डर जाता है और कांपते हुए अपने पिता की बात मान लेता है। अगले दिन डी सेरा के स्टेटमेंट वाला वीडियो जिसमें वो वेंट्रिक फैमिली को सही और खुद को अकेला गुनहगार बताता है, उस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। सड़क पर चलते हुए किम को ये वीडियो दिखता है और वो इन सब चीजों से कंफ्यूज हो जाता है। उसे वेंट्रिक फैमिली पर गुस्सा आता है और उसे लगता है कि वो लोग अब भी बेवकूफी कर रहे हैं। माफी का वादा होने के बावजूद किम को ये सब बहुत अजीब लगता है। वालहला एकेडमी के एक कैफे में किम लिली से मिलता है जहां वो मजाक में कहती है कि शायद ये उनकी कोई डेट है। अपना लड़का उस पर कोई ध्यान नहीं देता और उसका असिस्टेंट बनने से मना कर देता है, लेकिन एक रिपोर्टर से मिलवाने के लिए उसे थैंक्स कहता है जो उसके लिए काफी काम का साबित हुआ। किम मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में कुछ काम की जानकारी देने का वादा करता है तो लिली मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। बदले में वो एक एहसान मांगता है। वो चाहता है कि लिली वीकेंड पर उसे एकेडमी से बाहर जाने में मदद करे। लिली अपनी गर्म ड्रिंक पीते हुए बड़े आराम से कहती है कि ये तो बहुत आसान काम है। वो मजाक में ये भी कहती है कि अगर किम उसका असिस्टेंट बन जाए तो वो उसे रोज बाहर जाने देगी
किम फिर से मना कर देता है, लेकिन मदद के लिए थैंक्स कहता है। इसी बीच एकेडमी से बहुत दूर L8 नाम का एक प्रिजनर ट्रांसपोर्ट जहाज नॉर्थ पैसिफिक ओशन से गुजर रहा है। जहाज के एक सेल में बंद डीसेरा इस बात पर बहुत गुस्से में है कि उसे किसी सामान की तरह ले जाया जा रहा है। वो उस बदनाम प्रिजन टावर की तरफ जा रहा है जो हेवन ऑफ डिप्रिवेशन नाम के एक S क्लास कॉन्स्टलेशन ने बनाया है। इस टावर में कॉन्ट्रैक्टर्स की पावर्स छीन ली जाती हैं, जिससे वो एक आम कैदी बनकर रह जाते हैं। हालात खराब होने के बावजूद डीसेरा मुस्कुराता है। वो खुद को याद दिलाता है कि अगर वो चुप रहा और रॉकडिल को बचा लिया तो उसकी सजा सिर्फ 5 साल की रह जाएगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही वो ये सब सोच ही रहा था, उसे अपनी शक्ल का मजाक उड़ाती हुई एक आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक परछाई सामने आती है और एक खंजर से उसका गला काट देती है। डीसेरा खून से लथपथ होकर गिर जाता है, जबकि लाल चमकती आंखों वाली वो काली परछाई उसे गिरते हुए देखती रहती है। वो रहस्यमयी हमलावर उसे घटिया इंसान कहकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वेंट्रिक फैमिली मैंशन में एडेलिया रॉकडिल और उसके पिता ईडन वेंट्रिक के सामने बैठी है। दोनों आदमी उसे झुककर सलाम करते हैं। वो लेडी बहुत संजीदगी से उससे उसकी हरकतों के बारे में सवाल करती है। वो लड़का घबराया हुआ है और झुककर माफी मांगता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो उस पर दबाव डालती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि इन दिखावे की हरकतों से सब ठीक हो जाएगा। रॉकडिल चुपचाप नीचे देखता रहता है, जबकि एडेलिया उससे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। रॉकडिल प्लान मान जाता है और एडेलिया पूछती है कि क्या वो सच में किम की जिम्मेदारी लेने वाला है। वो लड़का नजरें झुकाकर गोलमोल जवाब देता है, जिससे एडेलिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहां का माहौल बदल जाता है, जैसे एडेलिया के अंदर कोई डरावनी ताकत जाग गई हो। वो रॉकडेल पर आरोप लगाती है कि उसने ये सब फर्ज के लिए नहीं बल्कि अपने घमंड में किया, और इसी घमंड ने वेंट्रिक फैमिली का नाम डुबोया है। उसके पास जाकर वो कहती है कि उसकी हरकतों की वजह से उनकी फैमिली की पूरी दुनिया में थू थू हुई है। हार मानकर वो घुटनों पर बैठ जाता है और वादा करता है कि वो फैमिली का नाम रोशन करने के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन एडेलिया नहीं मानती और कहती है कि फैमिली की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि उसे चर्च से बाहर निकाल दिया जाए। जब उनके पिता पूछते हैं कि क्या ये सजा कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, तो एडेलिया ठंडे दिमाग से पूछती है कि क्या वो भी यही सजा चाहता है। वो चुप हो जाता है। हालांकि एडेलिया का मन उसे वहीं मार देने का है, लेकिन वो जानती है कि ऐसा करने से किम के मर्डर की कोशिश में उसका हाथ होने की बात कंफर्म हो जाएगी, इसलिए वो अभी फैसला टाल देती है। वो उससे कहती है कि वो वालहला वापस जाए और तब तक चुप रहे जब तक वो किम से मिलकर उसकी सजा के बारे में दोबारा न सोच ले। वो लड़का घुटनों पर बैठे बैठे ही उसे थैंक्स कहता है। बाद में जब रॉकडिल और उसके पिता घर से निकलते हैं तो उसके पिता उसे चुप रहने और आगे किसी मुसीबत में न पड़ने की चेतावनी देते हैं। रॉकडिल काफी परेशान है और उसे लगता है कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। आज नहीं तो कल उसे बाहर निकाल ही दिया जाएगा, लेकिन मीडिया की नजर होने की वजह से अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर भी वो कसम खाता है कि सही वक्त आने पर वो अपना काम पूरा करके रहेगा। चलते चलते वो अपने पिता को कोसता है कि उन्होंने उसे नहीं बचाया, जबकि उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि ये बात छुपी ही रहनी चाहिए थी। कुछ हफ्तों बाद वालहला एकेडमी के इंटरव्यू रूम में इंस्ट्रक्टर आराम से बैठा हुआ पुरानी बातों को याद करता है और बताता है कि वेंट्रिक फैमिली की हेड एडेलिया जल्द ही किम से माफी मांगने आ रही है। अपना लड़का उसके सामने बैठा है और उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इस माफी पर यकीन नहीं हो रहा। उसे लगता है कि एडेलिया यहाँ पछतावे की वजह से नहीं बल्कि रॉकडिल की हरकतों के बाद फैमिली की इमेज बचाने के लिए आ रही है। इंस्ट्रक्टर इस पूरी सिचुएशन से काफी परेशान है। वो और इंस्ट्रक्टर ली सैन दोनों ही दुखी हैं क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका है। एक वालहला स्टूडेंट पर हमला हुआ और हमलावर ने खुद कबूल किया कि उसने रॉकडिल के कहने पर ऐसा किया। इसके बावजूद वेंट्रिक फैमिली जिम्मेदारी लेने के बजाय अपनी इज्जत बचाने में लगी है। इंस्ट्रक्टर एकेडमी की बुराई करता है कि वो रॉकडिल को निकालने में हिचकिचा रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वेंट्रिक फैमिली एकेडमी को बहुत मोटा डोनेशन देती है। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि एकेडमी में इंसाफ पर पैसों का कितना बुरा असर है। किम शांति से सुनता है। वो ऊपर से शांत दिख रहा है लेकिन अंदर से काफी चिढ़ा हुआ है। आखिरकार वो एडेलिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे इस बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है। इंस्ट्रक्टर उसके इस नॉर्मल रिएक्शन से हैरान है, पर अपना लड़का उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर देता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और एडेलिया अंदर आती है। इंस्ट्रक्टर उसे ग्रीट करता है और किम और उस लेडी को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। वो बड़े सलीके से किम के पास आती है, खुद को वेंट्रिक फैमिली की हेड बताती है और उसके सामने बैठ जाती है। किम भी उसके सामने बैठा हुआ बड़े शांत तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। एडेलिया डीसेरा के अटैक की बात शुरू करती है और बहुत गहराई से माफी मांगती है। वो खड़ी होकर उसके सामने झुकती भी है, जो उसके जैसे बड़े स्टेटस वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन किम पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडेलिया रॉकडिल के इन्वॉल्वमेंट की बात करती है, लेकिन किम फिर से बात को टाल देता है और इसे एक मामूली घटना बताता है। वो कहता है कि उसे पहले ही बताया जा चुका है कि रॉकडिल का इससे कोई लेना देना नहीं है।
और चूंकि पब्लिक भी यही मानती है तो उसे इस पर और कोई बात नहीं करनी। एडेलिया उसकी बेरुखी से हैरान रह जाती है, पर वो आगे कहती है कि उनके स्टेटमेंट के बावजूद पब्लिक और मीडिया उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, पर वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश में है। किम अब भी बेफिक्र है और पूछता है कि वो इस बातचीत से आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं। उसे ये सब बेकार लगता है, फिर भी वो उसकी बातें सुनता है ताकि उसकी बेचैनी को समझ सके। एडेलिया मुस्कुराती है और अपनी बात करने का तरीका बदल लेती है। वो कहती है कि ये मीटिंग सब कुछ बदलने का एक मौका हो सकती है जिससे सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। वो ये भी कहती है कि किम फैमिली की इमेज सुधारने में मदद कर सकता है, पर जब वो उससे मदद मांगती है तो किम बिना सोचे मना कर देता है। डेलिया अभी भी शांत है और उसे एक और ऑफर देती है कि वो ग्रेजुएशन तक उसका पूरा सपोर्ट करेगी। वो आगे बढ़कर उसे उस पावरफुल गिल्ड में रेकमेंड करने का वादा करती है जो वेंट्रिक फैमिली को स्पॉन्सर करता है। ये एक ऐसी चीज है जो हंटर के तौर पर उसके फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। वो इसे उसके करियर के लिए एक बड़े मौके की तरह पेश करती है। किम धीरे से खड़ा होता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखता है। वो उसके इरादों को समझ जाता है कि ये सब उसका यहाँ आना, उसके ऑफर्स और ये बातें सिर्फ उसे चुप कराने की एक चाल है। उसकी बातों और बर्ताव से साफ हो जाता है कि वो उसकी बेचैनी को समझ गया है। एडेलिया को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, पर वो अपनी चिढ़ को दबाकर शांत रहने की कोशिश करती है। एडेलिया चुप बैठी रहती है जबकि किम तीखी नजरों से उसे देखते हुए अपना गुस्सा जाहिर करता है। वो इस बात से नाराज है कि वो उसके पास ऐसे आई है जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे पुरानी बातों को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है। वो पूछता है कि वो उसकी बातों में क्यों आए और साफ कह देता है कि उसे रिवॉर्ड्स का कोई लालच नहीं है। वो बस रॉकडेल फैमिली को जलील होते हुए देखना चाहता है। ये बात उसे चुप जाती है। उसका सब्र टूट जाता है और वो उसे घटिया आदमी कहते हुए पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगती हैं और उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है। किम ये सब देखकर भी मुस्कुराता रहता है। उस पर कोई असर नहीं होता, भले ही एडेलिया की पावर पूरे कमरे में फैल रही हो। वो दावा करती है कि वो एकेडमी सिर्फ इसलिए आई ताकि उसके लिए चीजें आसान कर सके, लेकिन अब उसे किम के अंदर घमंड दिख रहा है। गुस्से में वो कह देती है कि उसे किम को जान से मार देना चाहिए। किम अब भी मुस्कुरा रहा है और बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे एक और मौका देने की कोशिश करती है, पर वो साफ कर देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है, तो वो उसे उसकी ही बातें याद दिलाता है कि अगर वेंट्रिक फैमिली का हमले से कोई लेना देना नहीं है तो वो इस झूठ को बनाए रखने के लिए उस पर इतना पैसा क्यों लगा रही है और अब वो उसे मारने की धमकी दे रही है। ये विरोधाभास उसे खामोश कर देता है। किम उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ करना है तो करके दिखाए, पर वो कोशिश भी कर ले तो भी उसे हरा नहीं पाएगी। एडेलिया का गुस्सा उबल रहा है। फिर अचानक वो मुड़ती है और दरवाजे की तरफ चली जाती है। वो उसे कहती है कि उसे इस बात का पछतावा होगा। अपना लड़का अभी भी बैठा हुआ है और बस मुस्कुराता है। वो उसकी धमकियों को खोखला समझता है और सब कुछ भांप लेता है। इसी बीच बार्श, जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था, थोड़ा हिचकिचाता है। उसने बीच में आने का नहीं सोचा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि चुप रहना सही है या नहीं। किम उसकी तरफ मुड़ता है और साफ कहता है कि उसे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं और चाहते हैं कि सब उनकी पूजा करें। शायद इसीलिए वो एडेलिया या बार्श जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। टावर मास्टर हैरान होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन किम तब तक कुछ और सोचने लगता है। सोफे से उठते हुए किम खुद से कहता है कि आज क्लास नहीं है तो क्यों न जिम जल्दी चला जाए, और इसी के साथ वो बहस खत्म हो जाती है और सब कुछ वालहाला स्टेडियम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किम स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में कैंपस से जा रहा है और अपना फोन चेक करते हुए अरीन को देखता है। वो हैरान होकर देखता है कि अरीन किसी और के साथ खड़ी है, जो कोई और नहीं बल्कि चोई फैमिली का बड़ा बेटा जिनजियोन है। जिनजियोन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए अरीन से पूछता है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि वो जीत सकती है। वो उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो वालहाला में कितनी भी ट्रेनिंग कर ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अगर उसे अपनी फैमिली में जगह की फिक्र है तो उसे इस वीकेंड होने वाले सिलेक्शन टेस्ट में नहीं आना चाहिए ताकि उसकी बेइज्जती न हो। अरीन चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुनती रहती है। जब वो बोलना शुरू करती है तो साफ कर देती है कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाली। जिनजियोन को उसकी ये जिद पसंद नहीं आती और वो उसे एक आखिरी मौका देता है, पर वो मना कर देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है और वो पूछता है कि क्या उसे सच में हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही। जिनजियोन की चिढ़ बढ़ती जा रही है और जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है, किम आगे आता है और उस पर उंगली उठाते हुए कहता है कि जिनजियोन सच में एक बेवकूफ है। वो लड़की हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ती है जो अचानक कहीं से आ गया था। अपना लड़का पूछता है कि जिनजियोन उस इंसान को क्यों रोकना चाहता है जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है। लड़का कंफ्यूज और गुस्से में है और पूछता है कि किम कौन है। उसे लगता है कि किम उसे जानता तक नहीं। वो किम की बेइज्जती करता है, पर किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पलटकर जवाब देता है कि उसे जिनजियोन या किसी और के स्टेटस से कोई मतलब नहीं है और अगर उसे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो एकेडमी छोड़कर चला जाए। फिर किम अरीन से पूछता है कि क्या वो उसकी बात से सहमत है और उसे हैरानी होती है जब वो हाँ में सिर हिला देती है।
जिनजियोन अब और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि अब वो टेस्ट में मिलेंगे और फिर वहां से चला जाता है। वो लड़की बीच में आने के लिए किम को थैंक्स कहती है। किम हमेशा की तरह कहता है कि कोई बात नहीं और उसे प्रैक्टिस के लिए चलने को कहता है। अरीन उस बातचीत के बारे में सोचती है। वो कुछ और जवाब देना चाहती थी पर उसने खुद को रोक लिया। जब किम पूछता है कि वो क्या जवाब देती तो वो मजाक में ऊपर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि बात खत्म होने के बाद वो उसे वो सब बताती जो वो उसके बारे में सोचती है। किम को ये सुनकर मजा आता है और वो मन ही मन सोचता है कि अरीन उसकी सोच से कहीं ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। दोनों जिम जाते हैं जहां किम साथ में ट्रेनिंग करने का सुझाव देता है। अरीन मान जाती है। वो कहती है कि वो वीकेंड पर भी ट्रेनिंग करेंगे पर किम बताता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है इसलिए वो साथ नहीं आ पाएगा। फिर भी दोनों ट्रेनिंग के दौरान अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद किम पहाड़ों में फावड़ा लेकर चलते हुए दिख रहा है और उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर है। बार्श पूछता है कि क्या वो फिर से नोट्स ढूंढने आया है और अपना लड़का हाँ कहता है। झाड़ियों के बीच से निकलते हुए वो बार्श की बातें सुनता है जो उन कई खजानों का जिक्र करता है जो वो पहले ही तिजोरी में ढूंढ चुका है। अपना लड़का उसकी बात मानता है पर समझाता है कि वो बचे हुए नोट्स की तलाश में है। उसे यकीन है कि उनके बीच अब भी कुछ बहुत खास छुपा हो सकता है। जब टावर मास्टर पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है तो किम मुस्कुराकर कहता है कि इसे पाकर वो उन कमियों को दूर कर पाएगा जो किम ह्यून हो होने के वक्त उसके अंदर थीं। वो ये भी कहता है कि अगर उसे ये 300 साल पहले मिल गया होता तो शायद आज चीजें कुछ और ही होती। इसी बीच चोई फैमिली के मेंशन पर रिपोर्टर्स जमा हो रहे हैं और सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी चल रही है। माहौल काफी गंभीर है जब चोई जियोन, सियोक, अरीन और जिनजियोन को समझाते हैं कि इस टेस्ट को पास करने वाले को फैमिली का असली वारिस माना जाएगा। काम साफ है, पहाड़ों में छुपी एक तलवार ढूंढनी है। जो भी उसे वापस लाएगा वो टेस्ट जीत जाएगा। हालांकि जियोन सियोक कड़ी चेतावनी देते हैं कि किसी की जान लेना मना है और इसी के साथ टेस्ट शुरू हो जाता है। अरीन अपना हथियार निकालकर तेजी से आगे बढ़ती है जबकि जिनजियोन शांति से सीढ़ियों से उतरते हुए उसे देखता रहता है। उसे लगता है कि इस स्पीड वाले टेस्ट के लिए अरीन का तेजी से भागना सही फैसला है। वो सोचता है कि जैसे ही उसे तलवार मिलेगी वो बड़े आराम से उससे छीन लेगा और ये टेस्ट जीत जाएगा। बाद में जब जिनजियोन वहां से निकलता है तो उसके पास एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज तलवार के बारे में पूछती है। जिन जिन समझाता है कि उसे रास्ते में क्वालिफाइंग टेस्ट पास करना होगा जिसमें पहले से ज्यादा टाइम लगेगा। फोन पर वो आवाज कहती है कि जिन योन ने दूसरी बार इस टेस्ट की बात की है और उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही लेट हो चुका है। जिन जिन माफी मांगता है और उस आदमी को भरोसा दिलाता है कि जैसे ही उसे तलवार मिलेगी वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। वो आवाज मान जाती है और कहती है कि कॉन्स्टलेशन से किया गया प्रॉमिस निभाया जाएगा और जिनजिन को अपने गोल पर फोकस करने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट में जिनजिन कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। उसे पता है कि ये उसका आखिरी चांस है। जैसे ही वो सामने देखता है उसे पता है कि अब आर्यन और तलवार को ढूंढने का टाइम आ गया है। जंगल में आर्यन जमीन पर झुकी हुई बैठी है। उसे अपने नीचे से ब्लेड मैजिक की आहट महसूस होती है और उसे समझ आता है कि इसे ढूंढने के लिए उसे और ज्यादा फोकस करना होगा। कुछ देर बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे फील होता है कि तलवार ढूंढने में करीब 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अचानक उसे पास में कुछ महसूस होता है। वो सरप्राइज होकर मुड़ती है और सोचती है कि क्या ये मैजिक ब्लेड का मार्क है। ऐसे ही वो अपनी तलवार निकालने की तैयारी करती है। वो देखती है कि जिनजिन पास ही खड़ा है और उसकी नजरें उसी पर हैं। वो मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसने तलवार को ट्रैक करने के लिए मैजिक फुटप्रिंट्स का यूज किया है और उसे ये तकनीक किसने सिखाई। आर्यन अपनी तलवार मजबूती से पकड़ती है और याद करती है कि किम ने उसे ये तरीका कैसे सिखाया था। उसे अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद आती है जहां उसने उससे मैजिक के बारे में पूछा था। उसने मान लिया था कि उसे मैजिक के बेसिक्स पता होंगे क्योंकि वो थंडर में मास्टर थी और मैजिक कंट्रोल समझती थी। ट्रेनिंग के दौरान किम ने उसे मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करने को कहा था, खासकर कम दूरी के लिए। आर्यन को समझ नहीं आया था कि इसे कैसे करना है और उसने मदद मांगी थी। हमारे लड़के ने उसकी कंफ्यूजन को भांप लिया और कहा कि उसे ये सब अपनी फैमिली से पहले ही सीख लेना चाहिए था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने आराम से समझाया कि कोई बात नहीं क्योंकि वो सिर्फ कॉन्स्टलेशन की पावर उधार लेने और मैजिक एनर्जी खींचने के बारे में जानती थी। लड़की ने उसकी बात कंफर्म की और किम ने, जो खुद इस फील्ड में बहुत स्किल्ड नहीं था, उसे समझाया कि उसे अपनी बॉडी रिलैक्स करनी होगी और उंगलियों से मैजिक को धीरे धीरे फैलाना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया, अपने माना को इकट्ठा और कंट्रोल करने की कोशिश की। किम ने उसे सलाह दी कि वो इसे धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी में फैलाए और हवा में मौजूद मैजिक को फील करने की कोशिश करे। जैसे ही उसने फोकस किया उसे अचानक किम के पास एक लाल ओरा महसूस हुआ जिससे वो हैरान हो गई। उसने अपनी आंखें खोली। वो हाँफ रही थी और जो उसने महसूस किया उसे समझने की कोशिश कर रही थी। किम ने उसे देखते हुए पूछा कि क्या उसने कुछ महसूस किया। आर्यन ने सिर हिलाया और बताया कि अब वो उसके चारों ओर के मैजिक को देख सकती है। किम ने समझाया कि मैजिक को महसूस करने का ये एक तरीका है, यहाँ तक कि बॉडी से निकलने वाली हल्की सी एनर्जी को भी, और प्रैक्टिस के साथ वो हवा में या जमीन पर मौजूद मैजिक के छोटे से छोटे टुकड़ों को भी महसूस कर सकेगी। आर्यन
जिसके हाथ में अब एक लकड़ी की तलवार थी। उसने सिर हिलाया और समझ गई कि बार बार प्रैक्टिस करने से वो मैजिकल निशानों को आसानी से पहचान पाएगी। किम ने उससे कहा कि अगर वो चीजों के मैजिक को देख सकती है तो वो धीरे धीरे मैजिकल निशानों को पहचानना सीख जाएगी, जैसे कि वेपन्स द्वारा छोड़े गए निशान। लगातार ट्रेनिंग के साथ वो इन निशानों को साफ देख पाएगी और खुद उन्हें डिटेक्ट करना सीख जाएगी। आर्यन मुस्कुराई और कहा कि वो सब समझ गई है। प्रेजेंट में आर्यन का ध्यान जिन योन पर जाता है, जो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ रहा है। जिनजिन किम के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने उसे वेलहल्ला ट्रेनिंग हॉल के बाहर आर्यन के साथ देखा है। भले ही किम दिखने में सिंपल लगता है, पर जिनजिन ने उसके टैलेंट को नोटिस कर लिया है, जो उसकी नजरों से बच नहीं पाया। आर्यन की आंखों में गुस्सा चमकता है और वो जिनजिन को जवाब देती है कि किम उसके जैसे किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों है। जिनजिन अपनी आंखें बंद करता है, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आती है और वो अपना वेपन निकालता है। उसका पर्पल माना चमकता है जब वो लड़की पर हमला करता है और कहता है कि वो इसीलिए यहाँ आया है। हालांकि वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जब उसकी तलवार से टकराती है तो उसे रेजिस्टेंस महसूस होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे पीछे कैसे धकेल रही है। हैरान होकर वो अपनी तलवार घुमाता है, पर उसने उसकी स्ट्रेंथ की उम्मीद नहीं की थी। आर्यन बिना डरे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसका वेपन ब्लू माना के साथ चमक रहा है। जिनजिन को समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी इतनी पावरफुल कैसे हो गई। इसी बीच किम बड़े ध्यान से अपना मैजिक जमीन पर फैलाता है और एक छिपी हुई जगह को ढूंढता है। उसे याद आता है कि उसने वेलहल्ला के आसपास कई जगहें छिपाई थीं, लेकिन असली छिपने की जगह सिर्फ एक ही है। अचानक जमीन के पास एक एनर्जी सर्कल दिखाई देता है और किम मुस्कुराता है, क्योंकि उसे वो मिल गया है। वो बाईं तरफ मुड़ता है, जहां उसे जंगल से निकलती हुई एक तेज रोशनी दिखती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वापस आर्यन के पास लड़ाई अभी भी जारी है। वो अपनी तलवार चलाती है, जिससे तेज बिजली निकलती है। जिन योन उसके हमलों को रोकता है, लेकिन उसके हाथ में उसकी तलवार कौंप रही है। मुस्कुराता है और उसे ताना मारता है, उसकी ताकत का मजाक उड़ाते हुए। बिना रुके वो अपनी तलवार से माना की लहरें निकालती रहती हैं और उसे ड्यूल ब्लेड छोड़ने के लिए कहती है। जिन योन एक मजाक वाली हंसी के साथ उसे अनसुना कर देता है और अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उस पर हमला करता है, आर्यन अपने वेपन में एनर्जी इकट्ठा करती है और उसके वार के लिए तैयार हो जाती है। जब जिन जिन जमीन से उछलकर हमला करता है, वो उसकी चाल को समझ जाती है और तेजी से उस पर अपनी तलवार चलाती है। आर्यन के हमले की ताकत से जिन योन के हाथ से तलवार छूटकर गिर जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। उसकी सांस फूल रही है और वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जबकि लड़की उसके सामने खड़ी है। वो उसे गिरे हुए देखती है और खुद हैरान है कि उसने उसे इतनी आसानी से हिट कर दिया। फिर वो नीचे झुकती है और उसके पास गिरी हुई डबल ब्लेड उठा लेती है। उसे जीत वाली फीलिंग आती है। जैसे ही वो खड़ी होने लगती है, पीछे से एक आवाज उसे रोक देती है और वो वहीं जम जाती है। जिनजिन आर्यन के सामने खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है जिससे डेंजरस पर्पल एनर्जी निकल रही है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से हरा सकती है। आर्यन अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या। वो उसे कंफ्यूजन और हैरानी के साथ देखती है। जिनजिन एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है कि क्या हुआ है। जैसे ही वो अपनी तलवार चलाती है, उसका निशाना चूक जाता है और तलवार जिनजिन के सिर के ऊपर से निकल जाती है। वो हैरान रह जाती है जब वो नीचे झुककर उसके हमले को टाल देता है और अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करता है, जिससे एक पर्पल निशान बनता है। आर्यन पीछे की तरफ उड़ती हुई जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। वो वहां बेसुध पड़ी है, जबकि जिनजिन खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा है। वो उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो वापस खड़ी होगी। फिर कहता है कि सबके लिए यही अच्छा होगा अगर वो नीचे ही पड़ी रहे और हार मान ले। आर्यन कांपते हुए और खौंसते हुए अपने पेट की तरफ देखती है, जहां एक जख्म से खून निकल रहा है। वो उसे पकड़ लेती है और दर्द से तड़प रही है। जिनजिन पास खड़ा होकर फिर कहता है कि अगर उसने उठने की कोशिश की तो वो मर जाएगी। बड़ी मुश्किल से आर्यन अपना हाथ उठाती है और दर्द में उससे पूछती है कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी इविल कॉन्स्टलेशन के साथ है। जिन योन एक बुरी मुस्कुराहट के साथ बताता है कि जिनसा गिल्ड के लीडर के तौर पर उसने अपनी साख बनाए रखने के लिए एक टॉप रैंक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर वो बताता है कि वो इस वक्त डिवोटीज के साथ है, जो एक बहुत ही डेंजरस और बदनाम ग्रुप है। आर्यन का दिमाग तेज चलने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि डिवोटीज दुनिया के 3 सबसे खतरनाक इविल ग्रुप्स में से एक हैं। वो जिन योन से पूछती है कि उसने उनके साथ जुड़ने का फैसला क्यों किया। क्या उनकी दी हुई पावर एक नॉर्मल लाइफ से ज्यादा कीमती है। जिन योन समझाता है कि जो पावर और स्ट्रेंथ वो देते हैं और साथ ही इमोशनल अटैचमेंट से आजादी, वो काफी अट्रैक्टिव है। वो कहता है कि इस डेविएशन का अपना ही अलग मजा है। आर्यन, जो अभी भी सदमे में है, ध्यान से उसकी बात सुनती है। जिन योन उसके पास बैठ जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। बताता है कि जब वो जिनसा गिल्ड में शामिल हुआ था, तब वो सिर्फ 12 साल का था। उससे उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी फैमिली में एक आइडियल बेटा बने। हालांकि ये उसकी अपनी पसंद कभी नहीं थी। इसके बावजूद
उसे कोई अफसोस नहीं है। जिन फिर अपनी लाइफ के उस टर्निंग पॉइंट की बात करता है जब वो एक डिवोटी से मिला था। उस आदमी ने उसे डिवोटीज में शामिल होने के लिए एनकरेज किया था और वादा किया कि इससे उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो वो काफी समय से चाहता था। जिन समझाता है कि शायद वो आदमी उसका नेचर समझता था और उसे पता था कि उसे लोगों से नफरत है, लेकिन वो कहता है कि डिवोटीज को ज्वाइन करना उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। इसके साथ एक शर्त थी जो जिन योन को पूरी करनी थी। जिन बताता है कि फैमिली सिलेक्शन एग्जाम पास करने का इकलौता तरीका एक रेलिक यानी ड्यूल ब्लेड हासिल करना है जिसे ढूंढना होगा। वो आर्यन को कहता है कि अगर वो पहले ही हार मान लेती है तो उन्हें दूसरे एलिमिनेशन टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बस उसे तलवार सौंप देगी। सरप्राइज होकर आर्यन को पता चलता है कि दूसरे क्वालिफाइंग एग्जाम में उसके पास्ट से जुड़ी कोई ऐसी चीज है जिसे वो भूल चुकी है। जिन जियोन उसे याद दिलाता है कि 10 साल पहले उसकी बड़ी बहन चोया जिन ने पहले सिलेक्शन टेस्ट में हिस्सा लिया था। आर्यन अपनी बहन के इस टेस्ट से जुड़ाव के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है। जिन जियोन समझाता है कि उस टेस्ट के दौरान वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। वो बड़े ही घटिया तरीके से बताता है कि उसने ड्यूल ब्लेड ढूंढते वक्त पहाड़ पर आर्यन की बहन को मार दिया था। वो आगे कहता है कि उसे बहुत चोट लगी थी और वो टेस्ट में फेल हो गया था और अपनी नाकामी का ब्लेम उसकी बहन पर डालता है। वो दावा करता है कि अगर ऐसा न हुआ होता तो वो डिवोटीज को बहुत पहले ही ज्वाइन कर लेता। जिन जियोन फिर उसके पिता के बारे में बात करता है जिन्हें किसी तरह हॉस्पिटल में आर्यन की गुमशुदा बहन के बारे में एक सीक्रेट पता चला था। वो बताता है कि उसकी माँ भी अपनी बेटी का चेहरा उसमें देखकर बेहोश हो गई थी और ये साफ था कि वो दर्द उनकी माँ के बर्दाश्त के बाहर था। जैसे ही जिन लड़की पर हमला करने और उसे खत्म करने की तैयारी करता है, अचानक कोई बीच में आ जाता है। किम वहां आ जाता है और जिन की तलवार को पकड़ लेता है, उसे आर्यन की गर्दन तक पहुंचने से ठीक पहले रोक देता है। जिन हैरान होकर किम को इसमें न पड़ने के लिए कहता है क्योंकि ये फैमिली मैटर है, पर हमारा लड़का जो काफी गुस्से में है ऐसी पागल फैमिली के आइडिया का मजाक उड़ाता है। अपने हाथ के एक इशारे से वो जिन योन को हवा में उड़ाते हुए एक पेड़ से दे मारता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ टूट जाता है और जिन योन सन्न रह जाता है। आर्यन ऊपर हमारे हीरो की तरफ देखती है जो उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा है। उसकी तलवार अभी भी म्यान में ही है। किम उसकी तरफ ध्यान देता है और उसके पेट पर लगा खून नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है और बताता है कि वो यहाँ छिपने की जगह ढूंढ रहा था जिनमें से एक पास ही है। उसकी चोट को देखकर वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो उसकी चोट को ठीक करने के लिए कुछ मैजिक इकट्ठा कर सके। आर्यन अपना पेट पकड़कर हल्की सी मुस्कुराहट देती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। जिन अपनी हार से रिकवर होते हुए सोचता है कि किम अचानक यहाँ क्यों आ गया और याद दिलाता है कि वो वैलहल्ला में मिल चुके हैं। जिन ये भी कहता है कि ये उनकी फैमिली का मामला है और दखल देने के लिए उसे मरना होगा। वो लड़के पर हमला करता है लेकिन वो आसानी से उसके वार को चकमा दे देता है। जिन हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसने उसके वार को कैसे टाल दिया। किम बड़े शांत तरीके से कहता है कि जिन जियोन को उसके चकमा देने की एबिलिटी को कम नहीं आंकना चाहिए। फिर वो तेजी से उस पर वार करता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिन के गिरने के बाद हमारा लड़का आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उसके चेहरे के सामने रखता है, फिर से वार करने के लिए तैयार। जिन के नीचे की जमीन फट जाती है क्योंकि उस वार का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। जिन बेहोश हो जाता है और किम उसके पास खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता है। वापस आर्यन पर ध्यान देते हुए किम पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो चल सकती है। आर्यन जो अभी भी डरी हुई है जवाब देती है कि उसे यकीन नहीं है पर कोशिश करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इससे पहले कि किम कुछ और कहता, उसे पीछे से एक डार्क और इविल एनर्जी आती हुई महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है कि जिन योन की बॉडी से एक डार्क ओरा निकल रहा है जो स्वॉर्ड मैजिक के एक्टिवेट होने का सिग्नल है। जिन योन अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और किम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बेवकूफ है जो उसे हराने के बारे में सोच रहा है। जिन योन किम पर टूट पड़ता है लेकिन वो बिना किसी मेहनत के उसके हमलों को रोकता है और उसके मैजिक को आसानी से चकमा दे देता है। जिन फ्रस्ट्रेट और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके वार का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। लड़ाई जारी रहने के दौरान जिन को एहसास होता है कि उसके पास एक पावरफुल और डेंजरस टूल यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जेब से एक क्रिस्टल निकालता है जिसकी चमक बता रही थी कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक बुरी मुस्कुराहट के साथ वो क्रिस्टल को काट लेता है और कहता है कि इससे वो एक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, इस उम्मीद में कि अब पलड़ा उसकी तरफ झुक जाएगा। क्रिस्टल खाने के बाद जिन योन पागलों की तरह हंसने लगता है और उसकी डार्क एनर्जी और भी तेज हो जाती है। जैसे ही वो अपनी बाहें फैलाता है एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि भूकंप आ जाता है जिससे वहां मौजूद रिपोर्टर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है
जब वो ऊपर आसमान में एक डार्क पर्पल एनर्जी का पिलर उठते हुए देखते हैं, वहां मौजूद लोगों में से जेओन शोक उस मैजिक को पहचान लेता है और उसे समझ आता है कि ये इतना डेंस है कि आम लोगों को भी दिख रहा है। जेओन शोक इस नजारे को देखकर समझ जाता है कि सिलेक्शन टेस्ट के बीच में ऐसा होना नॉर्मल नहीं है। वो तय करता है कि उसे इसकी और जांच करनी होगी। जिन जियोन किम के सामने खड़ा होकर मुस्कुराता है और बताता है कि ये बढ़ी हुई एनर्जी उस टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है जो उसने एक कॉन्स्टलेशन के साथ किया है। उसकी डार्क एनर्जी ने एक ड्रैगन को बुला लिया है जो उसकी नई ताकत का सबूत है। वो दावा करता है कि इस ड्रैगन की मदद से किम पक्का मारा जाएगा। ड्रैगन, जिसके दांत काफी नुकीले हैं, वो सामने देखता है और उसकी आंखें चारों तरफ का जायजा लेती हैं। हालांकि जैसे ही ड्रैगन की नजरें किम के तेज लाल ओरा से टकराती हैं, वो डर के मारे पीछे हट जाता है और अपनी एबिलिटी बंद कर देता है। जिन जिन कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ड्रैगन ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कॉन्स्टलेशन की आवाज उसे बताती है कि ड्रैगन ने समन को रिजेक्ट कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वो ड्रैगन अब बुरी तरह डरा हुआ है और वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। जिन जियोन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस ड्रैगन की पावर को कम होते और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होते देखता रह जाता है। किम बिना डरे आराम से अपनी तलवार को अपनी बॉडी के पास टिका लेता है। एक मुस्कुराहट के साथ वो अपनी तलवार उठाता है और जिन जियोन पर वार करता है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। उस वार की ताकत से जिन जियोन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसी बीच डिवोटीज का लीडर हान ये सब चुपचाप देख रहा है और इस तरह पासा पलटते देख हैरान है। सिस्टम स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि ड्रैगन ने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है और वो इस दुनिया से गायब होना चाहता है। हान अभी भी इन सब चीजों से डरा हुआ है और अपना सिर जमीन पर टिकाकर माफी मांगता है। ड्रैगन की आवाज गूंजती है और उसे वार्निंग देती है कि फ्यूचर में नकली रेलिक्स न बांटे। हान कांपते हुए उसकी बात मान लेता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कॉन्स्टलेशन इतना गुस्से में क्यों है। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि ये सारी मुसीबत उस इंसान की वजह से है जिसे उसने चोई फैमिली में रखा है। अभी भी कंफ्यूज्ड होकर वो खड़ा होता है और कॉन्स्टलेशन से पूछता है कि क्या गलत हुआ है। एक सीरियस लुक के साथ हान अपना ऑरा फैलाता है और सच जानने की कोशिश करता है। उस रात बाद में किम वैलहल्ला में अपने डॉम में वापस आता है। वो अपना हुड उतारता है, अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही वो गॉड आर्ट्स की बुक निकालता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गॉड आर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर किम बताता है कि यही असली वजह है कि वो छिपने की जगह ढूंढ रहा था। ये ब्रीदिंग तकनीक किसी के मैजिक पावर को उस लेवल तक ले जा सकती है जहां तक उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उस ब्रीदिंग तकनीक के बारे में सोचता है जो उसने पहले मार्केट से खरीदी थी, जो बिल्कुल बेकार और गलत तरीके से की गई थी। इसके बावजूद उसने अपनी पिछली लाइफ के अंत तक उसी का यूज किया। किम टावर मास्टर के साथ हुई एक लड़ाई को याद करता है जहां उसकी खराब ब्रीदिंग तकनीक की वजह से उसका सारा मैजिक खत्म हो गया था। अब अपनी नई बॉडी के साथ वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वो पक्के इरादे के साथ उन नोट्स को हाथ लगाता है और गॉड आर्ट सीखकर अपने मैजिक को सुधारने का प्लान बनाता है। वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को रोकने का फैसला करता है ताकि वो पहले इस आर्ट को मास्टर कर सके। जब हमारा लड़का पुरानी बातों को याद करता है तो बारचा उस जख्मी लड़की और जिनजिन के आसपास हुई उन अजीब घटनाओं के बारे में सोचता है। किम बताता है कि उसने किसी के आने की आवाज सुनी और वहां से चले जाने का फैसला किया और टावर मास्टर से कहा कि वो इसे खुद संभाल लेगा। उसे वो पल याद आता है जब उसने जिनजिन पर एक पावरफुल वार किया था और उसे बेहोश कर दिया था। वो वहां अपनी तलवार पकड़कर खड़ा था और जिनजिन की बॉडी को देख रहा था। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड और नर्वस था। बारचा उससे पूछता है कि क्या उस लड़के ने सच में उसे मार दिया, जिससे किम की चिंता और बढ़ जाती है। वैलहल्ला के पुराने इंसिडेंट की याद आती है और उसे पता है कि अगर उस पर कोई और इल्जाम लगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब उसने जिनजिन की बॉडी चेक की तो उसे वहां हल्के से मैजिक के निशान दिखे और उसने खुद को तसल्ली दी कि चाहे जो हो जाए, जिनजिन को जिंदा रहना ही होगा। बारचा इस बात को मान लेता है। फिर जख्मी आर्यन के पास जाने की बात याद करता है। जैसे ही वो उससे बात करने वाला था, उसे दूसरी तरफ से किसी और के आने की आहट मिली। एहसास हुआ कि शायद आर्यन की फैमिली वहां पहुंचने वाली है, जिन्हें स्वॉर्ड मेज की मौजूदगी का पता चल गया होगा और वो टेंशन में आ गया। छिपना पहले ही काफी मुश्किल था और अब ज्यादा लोगों के आने से ये और भी रिस्की हो गया था। किम ने रिन को वार्न किया कि उसकी फैमिली रास्ते में है और अपना बैग पकड़ते हुए उससे कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो जा रहा है। जाने से पहले उसने बेहोश पड़े जिन ग्योन की तरफ इशारा किया और लड़की को समझाया कि वो अपनी फैमिली को ये बताए कि उसने ही उसे नॉकआउट किया है। अपना हुड पहनकर शांति से निकल गया और बोला कि जिन ग्योन बहुत मेहनत करता है, शायद इसीलिए वो बेहोश हो गया। रिन मुस्कुराई और कहा कि वो समझती है और अपनी फैमिली के करीब आते ही उसने एकेडमी की प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया। बाद में किम अपने बेड पर लेटकर पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा। उसने अपने नोट्स पढ़े और सोचा कि जब वो गॉड आर्ट सीख लेगा
तब बाकी बचे स्टोरेज स्टोन्स वापस कर देगा। उसने खुद से माना कि पिछली बार अपनी लिमिटेड मैजिकल एबिलिटीज की वजह से वो पूरी मैजिकल पावर ट्रांसफर नहीं कर पाया था। थक कर चूर होने के बाद उसने रेस्ट करने का फैसला किया। इसी बीच चोई जिन फैमिली एस्टेट में जॉन सोक टेबल पर बैठा था और उसके आसपास बाकी लोग थे। फैमिली के सिलेक्शन टेस्ट को लेकर जो भी प्रेस कवरेज हुई थी उस पर डिस्कशन चल रहा था। एक आर्टिकल पहले ही पब्लिश हो चुका था जिसमें जिनयान की फोटो लगी थी। कुछ आर्टिकल्स में शक जताया जा रहा था कि चोई जिन फैमिली का डिवोटीज के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। जॉन सोक काफी फ्रस्ट्रेटेड था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और माना कि सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चोई जिन फैमिली का कोई मेंबर विलन हो सकता है। जॉन सोक ने कमरे में मौजूद लोगों से कहा कि एसोसिएशन ने इस इंसिडेंट पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसे वो मिल चुका है। उसने सोचा कि कैसे वेंट्रिक फैमिली जैसे पिछले केसेज में चुप रहना ही सबसे सही जवाब माना जाता था, लेकिन इस बार उसे पता था कि सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बात अब उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। उसने सूट पहने हुए आदमी की तरफ देखा और चोई जोंग सोक को पुलिस के हवाले करने की बात कही। फिर चोई एहरिन की कंडीशन के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि उसे फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि उसे काफी चोटें आई थीं, पर कोई मेजर इंटरनल डैमेज नहीं था और उम्मीद थी कि बिना किसी सीरियस ऑपरेशन के वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जॉन सोक ने चैन की सांस ली और अपडेट सुना। वो इस पूरे क्योस से काफी थक चुका था। कमरे में एक और आदमी ने एहरिन की मीडिया कवरेज की बात छेड़ी और बताया कि अब उसे वालहाला एकेडमी की जीनियस स्टूडेंट माना जा रहा है जिसने डिवोटीज के मेंबर को हराया है और उसकी तुलना किम जू ह्यूक से की जा रही है। पब्लिक का नजरिया बड़ी तेजी से बदल रहा है और भले ही ये दुखद है, पर उसके एक्शंस को हीरो की तरह देखा जा रहा है। जॉन सोक ने माना कि अपने ही भाई के खिलाफ जाने से कंट्रोवर्सी तो होती है, पर फिलहाल ये नैरेटिव उसी के फेवर में काम कर रहा है। एक्शन राउंड खत्म हो गया है और अब एहरिन को फैमिली के फ्यूचर हेड के तौर पर देखा जा रहा है। ये आर्टिकल्स काफी ड्रामेटिक हैं, पर ये उसे वो टाइटल दिलाने में मदद करेंगे। फिर भी जॉन सोक को अभी भी शक था। उस लड़की का अकेले जिन को हराना नामुमकिन सा लग रहा था। उसे याद आया कि वो एहरिन की घायल बॉडी के पास खड़ा था और बगल में उसका भाई जिन ग्योन बेहोश पड़ा था। उसने दावा किया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके भाई ने उस पर डार्क मैजिक से हमला किया था। भले ही जॉन सोक को आसपास के पहाड़ों में पावरफुल मैजिक महसूस हुआ था, पर उसका जिनज्ञान को हरा देना अब भी एक मिस्ट्री थी। तभी बाकी लोगों ने एहरिन को खड़े होने में मदद की और उसने बस इतना कहा कि उसने किम की सिखाई हुई टेक्निक्स यूज की थी। जॉन सोक को बाद में किम के बारे में एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि कैसे वो गिल्ड ऑफिसर्स को खुलेआम उंगली दिखाता है जिससे उसका रुतबा बढ़ रहा है। इसी बीच वालहाला में किम अपनी डेस्क पर वापस आया। जैसे ही वो बैठा, उसने अचानक नोटिस किया कि उसके सामने कोई शांति से बैठा है। चोई एहरिन। उसे वहां देखकर वो दंग रह गया। उसे लगा था कि वो अभी भी हॉस्पिटल में रिकवर कर रही होगी, पर वो तो यहाँ थी, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही उसने सरप्राइज होकर देखा, उसने भी किम की तरफ नजरें घुमाई। उसे पता था कि किम उसे देख रहा है। जब चोई एहरिन को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो वो प्यार से मुस्कुराई और हाथ हिलाया। किम के पीछे बैठे स्टूडेंट्स ने ये तुरंत नोटिस कर लिया और एक्साइटमेंट में एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या उसने सच में उन्हें रिस्पॉन्स दिया है। एक ने मजाक में कहा कि ये जरूर कोई सपना होगा जो उसके लिए बाकी चीजों से ज्यादा मुमकिन था। इसी दौरान किम को अपने घर का वो पल याद आया जब वो डेस्क पर बैठा था। उसके एक हाथ में बुक थी और दूसरे में एक चमकती हुई सफेद लौ। उसकी खामोशी तब टूटी जब उसका फोन लगातार बजने लगा। ये एहरिन का मैसेज था जो बता रही थी कि डॉक्टर के सख्त ऑर्डर्स की वजह से वो कुछ टाइम तक ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी। उसकी हालिया हालत और ब्लीडिंग को देखते हुए हमारे लड़के को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने रिप्लाई किया कि वो कुछ दिनों तक अपना काम खुद करेगा और रेस्ट करना चाहता है, लेकिन एहरिन ने उसे इमोजीज भेजना जारी रखा जिससे वो चिढ़ने लगा। इरिटेशन तब रुकी जब बार्श ने उसे टोकते हुए कहा कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। टावर मास्टर ने ब्लैक मैजिक वाली हालिया लड़ाई का जिक्र किया। किम ने क्यूरियस होकर पूछा कि उसे उस मैजिक के बारे में क्या याद है, लेकिन बार्श ने माना कि बात सिर्फ भूलने की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज जानबूझकर उसकी याददाश्त को ब्लॉक कर रही है। हवा में तैरते हुए टावर मास्टर ने थ्योरी दी कि अगर उस मिस्टीरियस स्कोरबोर्ड की दूसरी कंडीशन पूरी हो गई तो शायद ये मेमोरी ब्लॉक हट जाए। हालांकि उसे यकीन नहीं था, ये सिर्फ एक थ्योरी थी। किम ने बोर्ड की तरफ एक नजर डाली। कंडीशन किसी डैगर से रिलेटेड लग रही थी, लेकिन उसका मतलब अभी भी समझ से बाहर था। उसका ध्यान जिस चीज ने खींचा वो था आई ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट, जो शायद नॉलेज चेक करने के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग टेस्ट था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। कुर्सी पर पीछे झुककर किम आने वाले एग्जाम्स के बारे में सोचने लगा। कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकाला जा रहा है और ये सारा प्रोसेस उसे टाइम की बर्बादी लग रहा था। उसने चिढ़कर अपना सिर खुजलाया और सोचा कि क्या उसे बस बैठकर टेस्ट का इंतजार करना चाहिए। यादों से बाहर निकलकर वो वापस प्रेजेंट में आया, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ और आखिरकार डिसाइड किया कि अब उसे आई ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में छानबीन करनी चाहिए। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग साइट से बढ़कर कुछ है। अचानक इंस्ट्रक्टर क्लासरूम में आए और स्टूडेंट्स को अपनी सीट्स पर बैठने को कहा। जब सब बैठ गए
तो उन्होंने अनाउंस किया कि लेसन शुरू करने से पहले उनके पास बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में देखते हुए उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट्स आने वाले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के बारे में क्या जानते हैं, जिस पर सबने कंफर्म किया। हालांकि किम पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अब भी अपनी चेयर पर पीछे झुका हुआ अपनी ही सोच में खोया था। उसने अपने दिमाग में बार्श से सवाल किया। उसे शक था कि इंस्ट्रक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। बार्श ने कंफर्म किया कि इंस्ट्रक्टर ने मिड टर्म्स के ठीक बाद इस कंपटीशन का जिक्र किया था। इंस्ट्रक्टर ने शांति से समझाया कि उनकी एकेडमी को पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है और सिलेक्शन फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स पर बेस्ड होगा। तभी अचानक उन्होंने किम को अपने साथ स्टाफ रूम में चलने को कहा। थोड़ा हैरान होकर किम ने अपना हाथ नीचे किया और सवाल किया कि ये सब किस बारे में है। बाद में वे दोनों स्टाफ रूम में एक दूसरे के सामने बैठे। इंस्ट्रक्टर थोड़े नर्वस लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग की जगह बदली नहीं जा सकती। किम थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने कहा कि इंस्ट्रक्टर को उसे इतनी बार बुलाने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने माना कि वो कुछ हद तक सही है, पर फिर वो सीधे पॉइंट पर आए। वो चाहते थे कि हमारा लड़का आने वाले कंपटीशन में हिस्सा ले। उन्हें साफ मना कर दिया, जिससे इंस्ट्रक्टर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने अभी डिटेल्स भी नहीं दी थी। बातचीत को आसान बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये इंटर स्कूल इवेंट कितना बड़ा है। ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी हंटर एकेडमीज के बीच एक ग्लोबल कंपटीशन है। कोरिया की वालहाला, चाइना की व्हाइट लोटस और अमेरिका की हीरोज। एकेडमी अपनी तरफ से कुछ होनहार फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को चुनती है